आज योगाहार का 638वां दिन है और 638वें दिन पर आज के मुख्य अतिथि हैं। मध्य प्रदेश में एक श्री दीप ज्योति एफपीओ है और उसके श्री दीपक राव जी जो कि सीईओ हैं और डायरेक्टर हैं, साथ में राजा राम गोयल जी जो मार्केटिंग हेड हैं, डायरेक्टर हैं, वो उपस्थित हैं। अभी कुछ दिन पहले उनकी एक पोस्ट खूब चर्चा में रही। वो पोस्ट थी जैविक शादी मध्य प्रदेश में पहली बार, और हमने वो संदर्भ लिया और योगाहार के सदस्यों ने उनसे वार्तालाप करी। तो हम जाहिर है योगाहार के सदस्य ये जानना चाहेंगे कि किस तरह से श्री दीप ज्योति एपीओ काम कर रहा है और इस दिशा में वो क्या क्या कदम आगे रख रहे हैं। किस तरह उनका ये भी मानना है कि आने वाले टाइम में मध्य प्रदेश और देश के दूसरे भागों में होंगी तो जो भी शादियां होंगी, जो भी आयोजन होंगे, जो भी इवेंट्स होंगे, तो भोजन जैविक रहेगा, प्राकृतिक भोजन से रसोई सजेगी। तो योगाहार के इस मंच के माध्यम से मैं आदरणीय दीपक राव जी और आदरणीय राजा राम गोयल जी का हार्दिक स्वागत करता हूं कि वो आए और अपनी बात रखें। साथ में आप जो कार्य कर रहे हैं, आपके किसान जो कार्य कर रहे हैं, और साथ में आपके अन्य साथी जो जुड़े हैं उनका भी नाम परिचय दें। आदरणीय दीपक राव जी और राजा राम गोयल जी। जुड़े हैं दीपक जी। हाँ, अभी दोनों महानुभाव जुड़े थे। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि क्या वो उपस्थित हैं या वहां तक आवाज आ रही है। नहीं, दिख नहीं रहे हैं। राजा राम जी तो दिख रहे हैं। जय गौ माता सभी को। जय गौ माता। सबसे पहले तो मैं सभी को आप जितने भी जो योगाहार के कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं और इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनको मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं। सबसे पहले कि आप इस प्रकार का आयोजन करते आ रहे हैं। जय गौ माता। लोग सभी निरोगी रहें। दीपक राव जी जुड़े हैं हमारे साथ में और हमारे कुछ किसान साथी भी जुड़े हैं आज। क्योंकि किसान है तो उसको तकनीकी के थोड़ा नॉलेज कम होता है। हमारा पूरा जो ग्रुप है किसानों का है और उसके तकनीकी के अभाव के कारण किसान लोग जुड़े नहीं हैं आज ज्यादा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी होती है। तो आपके माध्यम से ये गूगल मीट हमारे किसानों के बीच में पहली बार जा रहा है, इस वजह से थोड़े लोग कम जुड़े हैं। अब तो धीरे धीरे शुरुआत होगी तो उनको भी ज्ञान में आएगा, संदर्भ में आएगा। तो आज का जो विषय रखा है कि संकल्प सिद्धि से समृद्धि की ओर, तो मैं ये कहना चाहूंगा इसमें जुड़े हुए ग्रुप में जितने भी लोग हैं, आपकी पतंजलि की जो टीम है उसको मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने हमें इनवाइट किया। अब हम लोगों का देखा जाए तो पूरा किसानों का ही एक ग्रुप है और हमसे जुड़े हुए कई उपभोक्ता हैं अलग अलग शहरों के अंदर। तो हम लोगों को एक संकल्प लेना पड़ेगा किसी भी चीज के लिए। जब तक हम संकल्प नहीं लेंगे तब तक हम किसी भी उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते, चाहे वो किसी भी चीज का हो। हम लोग जैसे कि आप लोग जितने भी पतंजलि से लोग जुड़े हुए हैं, सभी लोगों ने एक संकल्प लिया है कि हमें मॉर्निंग में इतनी बजे ये मीटिंग ज्वाइन करना है। तभी हम लोग हमारे जो भी उद्देश्य हैं, हमारी जो बात है वो हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इसी प्रकार से हम लोगों ने भी संकल्प लिया सन 2017 में कि हमें अपनी धरती माता जो है उसको जहर मुक्त करना है और उसके साथ में ही
जहर मुक्त धरती माता के साथ में, क्योंकि हम धरती माता, हम लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए इस चीज को सोचा पहले कि हमारा स्वास्थ्य किस प्रकार से सुधारें। तो क्योंकि यदि आपका अन्न शुद्ध होगा तभी तो आपका स्वास्थ्य ठीक होगा। और अन्न शुद्ध करने के लिए जहां पर अन्न पैदा हो रहा है वो हमारी धरती माता स्वस्थ होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो मैं सबसे पहले तो हमारे जो जैविक खेती के जो विशेषज्ञ है दीपक राव जी, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो पहले अपनी शुरुआत किस प्रकार से हुई वो बताएंगे इस चीज को, और मैं पूरा मार्केटिंग का काम देखता हूँ। तो हम किस प्रकार से भारत के सभी शहरों में हम हमारा जो उत्पाद किसानों के द्वारा तैयार किया जा रहा है वो पहुंचाया जा रहा है, उस चीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा। और खेती किस प्रकार से की जा रही है हमारे ग्रुप में वो दीपक राव जी बताएंगे। जय गौ माता। दीपक जी। शायद दीपक जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हाँ जी, शायद दीपक जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं तब तक उन्हें फोन कर लेता हूँ, आप चर्चा को जी। जारी रखिएगा। तो सभी वो साथियों जुड़े तो से, हैं भाई, जुड़े हैं। हाँ जुड़े हैं लेकिन शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो सभी साथियों से हम लोगों का, हमसे जो जुड़े हुए जो भी परिवार होते हैं उनसे मेरा यही अनुरोध रहता है कि चाहे वो किसान हो, यदि कोई इसमें से जुड़ा हुआ, तो किसान लोगों से हमारा जहां पर भी हम लोगों का साप्ताहिक में हमारा 52 सप्ताह होते हैं साल भर में। 52 सप्ताह में हमारी 52 कार्यशालाएं होती है किसानों के यहाँ पर। किसानों को निशुल्क प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण देने के लिए हमारी संस्था के माध्यम से हमसे जुड़े हुए जो साथी हैं हमारे, जो कि इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं, उस चीज को प्रमोट करने के लिए हम प्रत्येक सप्ताह किसानों के खेत पे ही एक ट्रेनिंग टाइप का जो लाइव होता है वो उसका हम आयोजन करते हैं, जिसमें हम किसानों को ये सिखाते हैं कि हमें प्राकृतिक करनी के खेती करना कैसे है। बहुत बार होता क्या है कि हम लोग सरकारें भी इस चीज पर बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है कि किसान प्राकृतिक खेती करें, लेकिन होता क्या है कि जब तक उस चीज को हम लोग फील्ड पे नहीं दिखाते तब तक किसान नहीं सीख पाता है। कोई भी चीज किताब में लिखी होती है उसको एक क्लासरूम में पढ़ाना और एक बिल्कुल प्रैक्टिकल करके दिखाना, जिसमें कि किसानों को या फिर किसी भी तरह की जो चीजें हैं वो उनको बहुत अच्छे से समझ में आती है। तो हमारी जो टीम है प्रत्येक सप्ताह भारत में कहीं पर भी हमसे जो जुड़े हुए लोग साथी हैं वो प्रत्येक सप्ताह ट्रेनिंग का आयोजन करते हैं, जिसमें किसान को प्राकृतिक खेती की जो विधाएं हैं जैसे कि जीवामृत बनाना, गो कृपा अमृत बनाना, इल्लियां लग गई है तो उसके अंदर किस प्रकार का हमें कीट नियंत्रक इस्तेमाल करना है वो दीपक राव जी के माध्यम से बताया जाता है पूरा। उसके साथ में ही हमसे जुड़े हुए जो उपभोक्ता साथी है वो भी काफी सहयोग करते हैं इसमें हमारा। उनके पास में कोई किसान ऐसा आता है जिसको कि जैविक खेती का, जिसमें पूरे भारत से हमसे उपभोक्ता जुड़े हुए हैं, तो उनके संपर्क में भी कोई किसान ऐसा होता है जो कि अ, कम जैविक खेती इतनी ज्यादा नहीं जानता है, प्राकृतिक खेती इतना नहीं जानता, तो वो हमसे उनका संपर्क करवाते हैं और उनको अच्छी तरह से किस प्रकार से खेती की जा सकती है उसको मार्गदर्शन हम लोग दिया जाता है। संस्था की सबसे अच्छी बात यह है कि किसी भी प्रकार का हेलो, कोई, मेरी आवाज आ रही है? हाँ दीपक राव जी जुड़ गए हैं आप। हाँ आ रही है दीपक भैया आवाज आप। जय गौ माता की। सभी साथियों को सादर प्रणाम। वंदे गौ मातरम। आ रही राजाराम भैया मेरी आवाज? आ रही है आवाज, सभी लोग सुन ओम पा आ रहे रही है। ओम आ रही है आवाज। ओम जी। मेहरा हैं जी ने दीपक उनको राव। हटा दिया है, आप बोले तो मैं वो चले गए। उनके ही चले गए क्या भाई? हाँ नहीं वो आपका, राजाराम बाद जी में, कंटिन्यू, आप अपना हाँ जारी रखें मार्केटिंग पर। ये कैसे पड़ोसी है? आ गए हैं। मार्केटिंग पे आप जारी रखें। हाँ जी आ जुड़ गए गए हैं हैं। दीपक जी। जी जी। ओम जी बाबू जी।
ओम जी, ओम जी। सादर प्रणाम सभी को। सुप्रभात। ये जो जैविक शादी का आयोजन किया था, इसमें आप सभी का बहुत योगदान था। इसके लिए आप सबको सादर प्रणाम, साधुवाद। जी जी जी। है ना। मैंने 2014 में एमएससी किया था प्लांट पैथोलॉजी में, पादप रोग विज्ञान में। और 2004 से मैं एग्रीकल्चर कंपनियों की मार्केटिंग में था। तो 2014 में एक मन में विचार आया कि क्यों ना यार अपन जैविक पे काम किया जाए। जब मैं पादप रोग विशेषज्ञ बना तो मैंने फिर बीएड किया, स्कूलों में शिक्षा दी, और 2016 में मेरे साथ राजाराम भैया जुड़ गए। हम दोनों ने मिलकर एक संकल्प लिया कि आप जो भी काम करेंगे वो जैविक में ही करेंगे। तो हमने अपने कृषि क्लिनिक का निर्माण किया। आज हमारे 6 कृषि क्लिनिक संचालित है। और फिर 2020 में जब भारत सरकार की योजना आई थी कि एफपीओ बनाए, तो हमें पता भी नहीं था कि कैसे बनाना है। तो हम लोगों ने स्वयं से ही अपना एफपीओ का निर्माण किया, और आज 540 शेयर होल्डर अदर स्टेट से भी जुड़े हैं और स्टेट से भी जुड़े हैं। सभी साथीगण 540 किसानों के साथ हम कारवा बढ़ा रहे हैं। और जब आदरणीय मेहरा बाबू जी ने हमको बताया कि जैविक शादी हो रही है हरियाणा में, तब हमें बहुत अच्छा लगा था। हम आकाश चौरसिया जी के यहाँ गए थे घूमने। तब हम शादी में उपस्थित नहीं हो पाए थे, लेकिन उस दिन एक संकल्प लिया था बाबूजी के घर रात्रि विश्राम करते हुए कि बाबूजी एक जैविक आयोजन तो मध्य प्रदेश में अपन लोग भी करेंगे। कब करेंगे ये पता नहीं था, लेकिन आयोजन करेंगे। लेकिन जैसे ही हमारे डायरेक्टर साथीगण के यहाँ शादी का आयोजन हुआ, उनकी भांजी की शादी का, तो हम लोगों ने एक संकल्प लिया कि इस शादी को अब जैविक शादी ही करेंगे, ऑर्गेनिक शादी में तब्दील करेंगे। और हम लोगों ने 10 जनवरी को ये संकल्प लिया, मेरे जन्म दिवस के अवसर पे ही। और आप सबके सामने हम ये शादी को पूर्ण कर पाए। इसमें भारत से 8 राज्यों से किसान साथी पधारे, 22 जिलों से पधारे। हमने 14 राज्यों को आमंत्रित किया था और सभी जिलों को आमंत्रित किया था। यहाँ से एक संदेश देना चाहते थे कि भारत में अब जो भी आयोजन हो वो पूर्णतः ऑर्गेनिक हो। सभी किसानों को उससे बढ़िया माल बिकेगा। जैसे जैविक सामान बेचने में दिक्कत आती है, तो एक दूसरे किसान का हम सपोर्ट करें, उनसे ही सामान बुलाए, आपसी में लेन देन करें, आपसी में व्यवहार करें। और जैसा भैया ने बताया कि हम प्रति सप्ताह रविवार रविवार को प्राकृतिक खेती कार्यशाला कहीं ना कहीं लगाते हैं। कंटिन्यू हर सप्ताह हमारी कार्यशाला चलती है। उसमें जैविक खेती की जो विधाएं होती है वो सारी हम बताते हैं। गोकृपा अमृत, डीकम्पोजर, वर्मी कंपोस्ट खाद। मैं खुद बैक्टीरियोलॉजिस्ट हूँ, तो ट्राइकोडर्मा, राइजोबियम, पीएसबी, सुडोमोनास, सभी चीजों का महत्व बता के जहर मुक्त कैसे कर सकते हैं। जहर मुक्त उत्पादन जो होता है वो हमारी संस्था खरीद लेती है। पहले साल बाजार से 10% ऊपर में, दूसरे साल 20%, तीसरे साल 30%। और हमारा जैविक बाजार का कार्य पूरा राजाराम भैया ही देखते हैं। पूरे भारत में जैविक उत्पाद सप्लाई है, पुणे, दिल्ली, मुंबई। और अभी जो शादी में जो टीम आई थी, तो उसमें मुंबई के कुछ मेहमान आए थे, उनका विदेश में भी बाजार है। तो आने वाले समय में बहुत ही बड़ा बाजार हमें मिलने वाला है। और बड़ी खुशी की बात है कि ये शादी की पहल आप सब लोगों के माध्यम से भारत के कोने कोने तक पहुंच चुकी है। और हम चाहते हैं कि ऐसी शादियों का आयोजन हो, घर में जो भी आयोजन हो वो पूर्णतः प्राकृतिक हो, जहर मुक्त हो, और आने वाला समय जो है वो समृद्ध बने। इसमें हमारी कंपनी की जो भी आवश्यकता लगती है, श्री दीप ज्योति जैविक किसान प्रोड्यूसर कंपनी की, हम हर समय आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे, हर समय उपलब्ध रहेंगे जहां भी जरूरत है। और हमें बहुत सारे एग्री टीचर की जरूरत है जो प्राकृतिक खेती सिखाते हैं। तो हमें काफी फोन कॉल आ रहे हैं, रोज के 70-75 फोन हमारे पास आते हैं कि भैया कैसे आयोजन करना है, क्या करना है, कैसे जुड़ना है। तो इन सब समस्याओं का समाधान आने वाले समय में धीरे धीरे टीम के माध्यम से हम आगे बढ़ाएंगे। और यह जो आयोजन है आपका डेली योगा आहार का, वाकई में हमें जुड़ने के बाद इतना शानदार अनुभव हो रहा है कि वाकई में इस अनुभव से, आयोजन से हम रोज जुड़ रहे हैं। और भारत के कोने तक हम शायद पहले जुड़ते तो सभी साथी को शादी में आमंत्रित कर पाते, लेकिन अब जो आयोजन होने वाला है, अभी एक कार्यक्रम हमारा राजस्थान में होने वाला है 11 फरवरी को। आदरणीय भैया के पास भी ऑर्डर आया है वो, तो 11 फरवरी को हम लोग राजस्थान में भी एक पहली शुरुआत करेंगे एक आयोजन की, जहर मुक्त अनाज की। तो अब कारवा बढ़ रहा है,
परम आदरणीय गुरुदेव का जो सपना है कि जहर मुक्त भारत हो, वो पूरा होगा, संकल्पित होगा। और इसमें हमें गाय माता की बहुत आवश्यकता है। तो सभी साथी एक देशी गौ माता पाले। आने वाले समय में जैविक खेती की जो भी विधाएं ट्रेनिंग है, उसके लिए हमारी टीम उपस्थित रहेगी। कंपनी से आप जुड़ सकते हैं, कंपनी के शेयर ले सकते हैं। एक किसान साथी अधिकतम 100 शेयर ले सकता है। 10 रुपए एक शेयर की कीमत है। वो भारत के किसी भी राज्य का व्यक्ति हमारी कंपनी से जुड़ सकता है जो जैविक खेती की शुरुआत करना चाहता है या जैविक खेती करता हो। हम उनका उत्पाद बिकवाने में पूरा सहयोग करेंगे, पूरी मदद करेंगे और आने वाले समय में भारत माता को समृद्ध बनाएंगे। जय गौ माता की, वंदे गौ माता। जी ओम, आपका ओम जी। इटारसी का अनुभव बताइए। आप जब इटारसी आए थे तो यहाँ पर जो जी, आपने प्रशिक्षण दिया उसका अनुभव बताएं। जी ओम। इटारसी जब मैं आया था, बाबूजी ने मुझे आमंत्रित किया था, तो उस दिन भी यही हुआ था कि आज जैसे हमने आमंत्रित किया, उस दिन भी काफी किसानों को आमंत्रित किया था। लेकिन मेरे साथ 4 किसान आए थे और उन्होंने देखा कि वाकई में अनुपम कार्यक्रम है। ऐसा कार्यक्रम उनके जीवन में उन्होंने कभी नहीं देखा और बहुत ही अच्छा लगा। और ऐसा कार्यक्रम मैं चाहता हूं, मैंने भी उस दिन आपको बोला था बाबूजी कि हम प्रयास करें कि प्रत्येक महीने में ऐसा कार्यक्रम हो और हर जगह जगह हो। जैसे इटारसी में हुआ था, देवास जिले में हो, इंदौर में हो, तो सभी लोग जुड़ेंगे तो वहां से जो संदेश जाएगा, तो आने वाले समय में सभी लोगों के माध्यम से घर घर तक जैविक पहुंचेगा। क्योंकि लोग जानते तो है, जैविक शब्द को तो सुनते हैं लेकिन अपनाने से डरते हैं। जब आप हम सब मिल के उनको फायदे बताएंगे, उनको प्रयास करेंगे, तो कंटिन्यू जैविक सामान घर घर तक पहुंचेगा। और वाकई में बहुत ही सुंदर आयोजन हुआ था। मैं तो ये कहता हूँ, मध्य प्रदेश में ऐसा आयोजन पहली बार हुआ था। जी ओम। सर, पथरौटा में जो आपने कार्यक्रम किया था छात्रों के बीच, उसका भी अनुभव बताएं। कहाँ पे? पथरौटा इटारसी। इटारसी वो वाला कार्यक्रम में मैं नहीं आया था। अच्छा, महतो जी वाले कार्यक्रम में आप नहीं आए थे? जी जी जी, नहीं आया था। जी जी जी। जी जी। जी ओम। मैं मुन्नीलाल यादव, अ, मध्य प्रदेश टीकमगढ़ से। आदरणीय दीपक जी, आपका जो आपने ये पहल की है उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद पतंजलि परिवार की ओर से। और आपके साथ रूप सिंह जी के यहाँ अपन ने विजिट भी किया था, और लगभग मेहरा जी के यहाँ और रामकृष्ण रघुवंशी जी के यहाँ और शरद वर्मा जी के यहाँ अपन ने विजिट किया था, देखा था। और ये जो आप ने अभी बताया है सदन को कि हम हर सप्ताह प्रत्येक सप्ताह मीटिंग करते हैं, तो यह मीटिंग अपन मध्य प्रदेश में करते हैं कि अन्य राज्यों में करते हैं या किसी भी एक जिले में निर्धारित करते हैं, या पहले से अपना कैलेंडर बना रखे हैं? नहीं नहीं, कैलेंडर नहीं बना रखा। हम लोग मैसेज डालते हैं कि जिस किसान को प्राकृतिक खेती कार्यशाला कराना है वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो हम मध्य प्रदेश के जो भी जिले में वहां तक जाते हैं। आने जाने का जो खर्चा है वो संबंधित किसान ही हमारा वहन करता है, हम कोई चार्ज नहीं लेते हैं। तो नहीं, वो किसान तय करते हैं कि अपन ने अपना जो नहीं है नहीं, किसान ही तय करते हैं कि इस रविवार को हमारे यहाँ कार्यशाला करना है, तो जी। हम उसके हिसाब से दे देते हैं। और आने जाने का जो खर्च रहता है, चाहे हम 4 व्हीलर से जाएं चाहे 2 व्हीलर से, जितने भी साथी जाएंगे, तो आने जाने का जो खर्च है वो संबंधित किसान को वहन करना होता है। और हमारी जो फीस है वो निःशुल्क रहती है, हम कोई चार्ज नहीं लेते, ना हमारी कंपनी कोई चार्ज लेती है ना हम कोई चार्ज लेते। तो हर सप्ताह ये किसान का कार्यक्रम आ जाता है आपका, या कहीं कोई किसान अगर नहीं प्रस्ताव देता है तो उस सप्ताह नहीं कर पाते आप? नहीं, जिस सप्ताह नहीं होता तो मैं फिर लोकल में मेरे गांव में जाके कार्यक्रम करता हूँ। मैंने हर गांव के व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं, तो वहां के सरपंच को या चौकीदार को मैं खुद सूचित कर देता हूँ कि भैया इस संडे को अपन कार्यशाला करेंगे अपने गांव में। 10 20 15 जितने भी किसान आएंगे हम उनके साथ कार्यशाला करेंगे और गोकृपा अमृत निःशुल्क बांटेंगे। अभी नर्मदापुरम में कहीं ये अपन ने की है जो किसी जो किसान के यहाँ? नर्मदापुरम में बाराखड़ कला में की है मैंने, कोटला खेड़ी में की है, आपका शिवपुर में की है,
अर्चना गांव में की है। बहुत बढ़िया। बड़ा खड़कला में किसके यहाँ की है? बाबूजी क्या नाम है भैया का? अनिल अनिल नहीं अक्षय नहीं, हुआ था ना। बाराखड़ का अक्षय 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 भैया के यहाँ की थी हमने। जी हाँ, अच्छा उसमें बाबू हम भी जी। थे। जी जी, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। दूसरा हमारा सवाल है आदरणीय दीपक जी से कि आप गौ कृपामृत बनाने का थोड़ा सा हमें बताएं, कैसे बनाते हैं, तो हमारे जो किसान भाई यहाँ उपस्थित हैं हम सबको उसका मार्गदर्शन मिल धन्यवाद जाएगा। बाबू। गो कृपा अमृत निःशुल्क दिया गया कल्चर है। यह कल्चर बंसीगिर गौशाला से गोपाल जी सुतारिया जी द्वारा दिया गया है और हम खुद बंसीगिर गौशाला से जुड़े हुए हैं। तो गो कृपा अमृत के अंदर 60 तरह के लाभदायक जीवाणु पाए जाते हैं। उसको बनाने की विधि बहुत ही आसान है। 1 लीटर हम कल्चर लेके आते हैं गो कृपा अमृत। उसको देशी गाय का छाछ, 1 लीटर देशी गाय का छाछ, 2 किलो गुड़, 180 लीटर शुद्ध जल और एक प्लास्टिक का ड्रम, ये चारों पांचों सामग्री हमको इकट्ठा करना है। सबसे पहले जल भरना है, उसमें सबसे पहले हमको गुड़ डालना है। गुड़ डालने के बाद देसी गाय का छाछ डालना है। देसी गाय का छाछ डालने के बाद हमें 1 लीटर गोकृपा अमृत का जो जामन मिला है वो हमको डालना है और 7 दिन सुबह शाम हिलाना है। 7 दिन में आपका एक कल्चर तैयार हो जाएगा। आप इसको 1600 लीटर प्रति एकड़ उपयोग करते हैं तो तुम्हें किसी भी खाद की दवाई की जरूरत नहीं होती है। ये भैया बताते हैं गोपाल जी सुतारिया। लेकिन हम शुरुआत में प्रैक्टिकल करें 10-20 सरी में, उसके बाद आगे बढ़े। एकदम से किसी भी विधि को ना अपनाएं। यही हमारा सुझाव है, हमारा मिशन भी है, 1 एकड़ प्राकृतिक कृषि अपने परिवार के लिए। ये ये जो कृपामृत का जो कल्चर है, ये कहाँ से कैसे बनता है? ये तो बंसीगिर गौशाला से गोपाल जी सुतारिया ने खोज करके बनाया है और अब भारत के कोनों कोनों तक गया है। तो जिस किसान साथी को नहीं मिल रहा हो तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम वो कल्चर दे देंगे। ये कल्चर बनाया नहीं जा सकता, ये लेना ही पड़ेगा? कल्चर शुरुआत में लेना ही पड़ेगा, बनाया नहीं जा सकता है। अच्छा, ये जो अपन ने 7 दिन के बाद अगर हम इसको रखा रहे तो क्या ये प्रभावशील रहेगा या बिल्कुल प्रभावशील रहेगा। यदि आप 1 माह में तक इसका उपयोग नहीं करते तो आपको 1 लीटर छाछ और 2 किलो गुड़ फिर डालना है। अच्छा, इसमें गुड़ और छाछ डालते रहे तो ये प्रभावशील रहेगा? ये प्रभावशील रहेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा। इसमें जो हमने 200 लीटर के इसमें ड्रम में डाल लिया तो उसमें फिर अलग से पानी मिलाना या नहीं मिलाना? अलग से पानी नहीं मिलाना। 200 लीटर 180 लीटर जल है, उसमें ये पूरा बन के तैयार हो गया। जब आपके पास 20 लीटर बचे तो इसमें फिर पानी डाल दीजिए, छाछ डाल दीजिए, गुड़ डाल दीजिए, फिर आपका कल्चर फिर तैयार हो जाएगा। जी। दूसरा सवाल है मेरा, कृषि क्लिनिक। ये कृषि क्लिनिक जी, आपने 6 जगह खोले हैं, ये कृषि क्लिनिक के बारे में बताने का कष्ट करें, इसका क्या गतिविधि है? कृषि क्लिनिक के माध्यम से जैसे हम लोग 2000 खेती समझाते हैं, डीकम्पोजर गोकृपा अमृत से खेती। लेकिन कुछ किसान साथी ऐसे रहते हैं जो कि इन विधियों को अपना कर खेती नहीं कर सकते, नहीं बढ़ सकते। तो हमने एक कृषि क्लिनिक की स्थापना की है। तो उसमें हमारे पास 27 कंपनियों की ऑर्गेनिक दवाइयां हैं। सभी कंपनी के ट्राइकोडर्मा है, राइजोबियम है, पीएसबी है, सुडोमोनास है, माइकोराइजा है, नीम ऑयल है। तो ये सारी चीजें हैं। इसको खोलने के लिए कोई भी बीएससी होल्डर या एमएससी होल्डर या डिप्लोमा होल्डर अपने जिले में या अपने राज्य में यह क्लिनिक खोल सकता है। उसको फ्रेंचाइजी के रूप में हम या क्लिनिक की सुविधा दे देते हैं। तो ये 27 कंपनी की दवाई बेचने के लिए वो ऑथराइज रहता है। वो तुरंत कहीं पे भी यदि उसको दवाई की जरूरत रहती है तो हम यहाँ से उसको सप्लाई कर देते हैं। ये जो दवाई जो 27 कंपनियां हैं, इनके ऊपर प्रामाणिकता के साथ ये दवाई का आप वो देखते हैं कि हाँ, जो दवाई जो बनी है वो उस मापदंड से सही है? इसका जो अधिकार है वो गवर्नमेंट द्वारा ही दिया गया है। इसका पीसी होता है और ओ फार्म होता है। जी जी, बहुत सुंदर। प्रिंसिपल सर्टिफिकेट रहता है, वो गवर्नमेंट ही देती है इसको ऑथराइज। और इकोसर्ट एंडोसर्ट से सर्टिफाइड होती है सारी दवाइयाँ। और मैं खुद पैथोलॉजिस्ट हूँ तो पहले तो यही परख करता हूँ कि भारत में जो कंपनियां चल रही है सही है या नहीं है। जैसे आईपीएल बायोलॉजिकल से दिल्ली की कंपनी है आपकी, विश्व के 42 देशों में बिजनेस करती है और बहुत ही अच्छे बैक्टीरिया बनाती है। प्लांट बायोटिक्स है, केडिला है, टी स्टेंट है, इन कंपनियों का नाम चलता है। भारत के टॉप 10 में ये कंपनियां ऑर्गेनिक में आती हैं।
ठीक। ये और भैया भारत एक सरकार बात, के पोर्टल पे चढ़ी हुई है भारत सरकार के पोर्टल पे चढ़ी हुई है सारी। सारी कंपनियां। एक एक सवाल और है बस अंतिम मेरा, बाकी सदन करेंगे। जिन जिन किसानों से अपन उत्पाद खरीदते हैं, क्या उन जी, किसानों की अपन सूची और कांटेक्ट नंबर शो करते हैं क्या? सूची। और सबसे बढ़िया सवाल किया आपने। हम मैन्युफैक्चरिंग बाय किसान को ही रखते हैं, मार्केटिंग बाय हम रहते हैं। एफएसएससीआई का लाइसेंस बनवा के देते हैं। उनका सबसे पहला किसान का, हर किसान का, हमारे किसानों का लाइसेंस बना हुआ है। उन्हीं के ब्रांड से खरीदते हैं। मैन्युफैक्चरिंग बाय वो होता है, मार्केटिंग बाय हम होते हैं। अच्छा, किसानी से तैयार कराते हैं, आप सिर्फ मार्केटिंग करते हैं? किसान से तैयार कराते हैं। सबसे पहले उनका व्हाट्सएप ग्रुप बनवाते हैं, उन्हीं को सेल आउट करवाते हैं कि आप सेल करिए। वो जो नहीं सेल कर सकते फिर हम खरीद लेते हैं। उसमें भी मैन्युफैक्चरिंग बाय वही रहेगा, मार्केटिंग बाय हम लोग रहेंगे। उनका मोबाइल नंबर डला रहेगा, उनका लाइसेंस नंबर डला रहेगा, उन्हीं का सब कुछ रहेगा, उन्हीं का एड्रेस रहेगा। भारत का कोई भी आदमी उपभोक्ता जो खाता है उनका फार्म विजिट कर सकता है। बहुत सुंदर। चलिए धन्यवाद। मेरा जो सवाल थे आपने जवाब एक दिया। सवाल के अलावा मैं अपनी 4 चीजें बता देता हूँ जो जी मैंने संकल्प लिए और मैंने जो लोगों तक पहुंचाए। कि जैसा आपने बताया था, तो सबसे पहला काम है 1 एकड़ प्राकृतिक कृषि करे अपने परिवार के लिए। दूसरा, 12 तरह के फलदार पेड़ लगाए, 10-10, 120 पेड़ हमें लगाना ही लगाना है, ताकि हर महीने हमें उनसे आय होती रहे। तीसरा, एक देशी गाय पालना है और गाय का घी हम 1,000 रुपए किलो खरीदते हैं। वो जैसा हमने बताया था कि किसान के ब्रांड में ही खरीदते हैं। गाय का घी जो भी व्यक्ति देगा उसका खुद का एफएसएसए फूड लाइसेंस होना चाहिए। गाय का घी 1,000 रुपए किलो हम परचेस करते हैं। और जो भी उत्पादन होता है जैविक, वो भी मैंने आपको बताया कि 10 से 30% ऊपर में हम परचेस करते हैं और भारत के सभी राज्यों तक पहुंचाने के लिए हम संकल्प ले रहे हैं। जी, धन्यवाद। और आगे हमारे चूंकि 7:30 बज गए हैं, अब हम जो है आगे हमारे पास हैंडरीच हैं डॉक्टर विनय कुमार वर्मा जी। मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी बात रखें, फिर मैं डॉक्टर किशोर दुबे को आमंत्रित करूंगा। आदरणीय विनय कुमार जी। हेलो हेलो, जी आवाज आ बोलिए रही? बोलिए। जी आ रही है हेलो आपकी डॉक्टर। हेलो, दीपक जी, हेलो। आपकी आवाज जी, आ रही है, आप सवाल करिए। एक चीज बताइए कि जैसे जो किसान आपके साथ जुड़े हैं, ये कौन कौन सी क्रॉप उगा रहे हैं, और खास करके जो सब्जी फल और ये जैसे अनाज में, और इनमें देखो सबसे बड़ी समस्या किसान की है कीड़ा और बीमारी। तो वो कीड़ा और बीमारी कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, क्या मैकेनिक जैसे जो मैकेनिज्म क्या यूज कर रहे हैं? सर जो बैक्टीरिया है, जो बवेरिया बेसियाना है, वर्टिसिलियम लेकानी है, बेसिलस थ्रेंजिसिस है, ये सब बैक्टीरिया फसल पे कौन सी बीमारी किस टाइम है, कौन सा कीड़ा लगा है, और मैं तो 7 दिन में उनको ये बैक्टीरिया स्प्रे करा देता हूँ। 200 लीटर के ड्रम में घोल 1 किलो पाउडर को यूज करवाते हैं और 1 एकड़ में स्प्रे हर 7 डे में करवा देते हैं। मेटाराइजम जो जमीन के कीड़े खत्म करता है, तो हम पहले किलो। नेटवर्क चला गया है। जी श्री जी, वो हमारे राजा राम जी जुड़े हुए हैं। तब तक जो है आप हमारे डॉक्टर साहब के सवाल का जवाब अगर दे सकते हैं तो। जी आदरणीय राजा राम जी, शायद वो भी नहीं है। चलिए आदरणीय डॉक्टर साहब, वो अभी नेटवर्क नहीं है उनका वो। सब समस्या वही है, जैसे आप कह रहे हैं ना, ये लगातार कंटिन्यूअस जो डलवा रहे हैं, चाहे मेटाराजियम हो चाहे बिवेरिया हो, ये मैकेनिकल मीजर नहीं उपयोग कर रहे हैं ना, यही दिक्कत है। लोगों को पहले तो पता चले ना कैसे क्या समस्या है। और लगातार दवा डालना किसान को काफी महंगा है और आसान भी नहीं है। तो ये पता नहीं क्यों ये लोग पता नहीं यूज कर रहे हैं, उस चीजों को नहीं कर रहे हैं। मैं कहा देखूं जरा बात करूं क्या कर रहे हैं, अभी वो या क्या लेफ्ट हो और गए हैं। रास्ते। राजा राम जी लाइन पे हैं। आदरणीय राजा राम जी, हेलो आपकी भी जी। हेलो जी सर। हेलो, आवाज आ रही सर? जी आ हाँ रही हाँ, है। आ हाँ, रही है। ये बिल्कुल आ कीड़ा रही है। कैसे कंट्रोल कर रहे हैं? जैसे सब्जी भी हाँ करा रहे होंगे, या दलहन करा रहे होंगे, या धान करा रहे हैं, उनमें कैसे कीड़ा कंट्रोल कर रहे हैं? हाँ, आदरणीय सर का मैं एक सामूहिक जवाब देना चाहूंगा सबको हम्म, कि जिस प्रकार से हमारी जो फसल होती है, जितने भी हमारे जो किसान साथी जुड़े हुए होते हैं हमसे, उनको हम हम्म, प्लान चार्ट देते हैं एक,
जिसमें कि मान लो कि आपने किसी भी प्रकार की फसल लगाई हो, चाहे वो गेहूं लगाया हो, चना लगाया हो या सब्जी लगाई हो, तो हम प्रत्येक 7 दिन में हमारा एक प्लान होता है कि जिसके अंदर आपको हर 7 दिन के अंदर गोप्रपामृत स्प्रे करना है। फिर उसके साथ के दिन आपको नीम नीम के काढ़े का स्प्रे करना है। फिर उसके प्रत्येक 7 दिन में 15 दिन में आपको जीवामृत का स्प्रे करना है। तो इस प्रकार से क्या है कि हम योजना देते हैं किसान को, जो भी किसान हमारे साथ पंजीकृत होता है। तो आप यदि आपके घर के अंदर आप रेगुलर रूप से यदि वहां पर रह रहे हो और आप रोज उसके अंदर झाड़ू लगाते हो, साफ सफाई करते हो, तो दिवाली की जब सफाई होती है आपके यहाँ पर, तब आपको इतनी ज्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं पड़ती, यदि आप वहीं रह रहे हो, रेगुलर साफ सफाई कर रहे हो। इसी प्रकार से हमारी फसल जो होती है प्राकृतिक रूप से, उसके ऊपर हम नियमित रूप से गोकृपा अमृत, जो कि कीट नियंत्रक भी है और उसके अलावा पोषण प्रबंधन का काम भी करता है, इसको हम नियमित 7 दिन में स्प्रे करते हैं हमारी फसलों पर। फिर अगले 7वां जो दिन होता है, उस पे हम हमारा जो 10 अर्क बनता है, जिसके अंदर जो सभी अपनी वनस्पतियां जिनको पशु नहीं खाते हैं, उनको हम गोमूत्र में उबालते हैं। उसके बाद में हम लोग उस काढ़े को हम लोग अपनी फसलों के ऊपर स्प्रे करते हैं, ये जिससे कि सब्जी और दलहन में कैसे कर रहे हैं सीधे? हाँ अगर कोई सब सब्जी बैंगन लगाया, टमाटर लगाया है, क्या हाँ इससे कंट्रोल हो जा रहा सीधे? हाँ बिल्कुल सर। देखिए होता क्या है कि कोई भी कीट हो, ठीक है, सबसे पहले उस कीट जो होता है, भले बड़ी इल्ली हो या छोटी इल्ली हो या कुछ भी हो, सबसे पहले वो अपने अंडे देगी वहां पर, या फिर किसी भी प्रकार से छोटा सा जीव देगी। तो वो डायरेक्ट 1 इंच की इल्ली नहीं हो जाएगी, शुरुआत में तो वो छोटी ही रहेगी। तो हम क्या करते हैं कि प्रत्येक 7 दिन के अंदर ये चीज हम लोग अप्लाई करते हैं। तो वो जो जीव होता है, वो कीड़ा होता है, वो अपनी बाल्यावस्था में ही खत्म हो जाता है। तो हमारी जो फसलें, जो किसान प्लान मेंटेन करते हैं, जिनको हम प्लान देते हैं कि भैया आपको ये फसल लगाइए, तो प्रत्येक 7 दिन के अंदर ये स्प्रे करना है, प्रत्येक 7, 8, 15 दिन के अंदर ये स्प्रे करना है, तो उनकी फसल के अंदर रोग लगता ही नहीं है आपका। और कुछ किसानों के बीच में जैसे कि वो कोई गलती कर दी उन्होंने, और यदि कीड़ा लग भी गया, तो फिर उसके लिए हमें बैक्टीरियाओं की मदद लेनी पड़ती है। जैसे कि दीपक राव जी ने बताया था कि हमारे पास 27 कंपनियों के बैक्टीरिया मौजूद रहते हैं। तो उन बैक्टीरियाओं की मदद से हम लोग फिर स्प्रे करते हैं। और उन ये जो बैक्टीरिया होते हैं, ये बैक्टीरिया उनके ऊपर इनका प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। जैसे कि जो इल्ली होती है अपने हरे कलर की, उसके ऊपर हम बवेरिया बैसियाना का स्प्रे करते हैं, जिससे कि वो इल्ली मरती तो नहीं है, लेकिन पैरालाइज हो जाती है। पैरालाइज हो जाएगी तो वो कुछ खा नहीं पाएगी और भूखे मर मर के मर जाएगी। जितने भी जैविक कंपनियों की दवाइयां हैं, वो उसके अंदर किसी भी प्रकार का कीटनाशक या मतलब नाशक नहीं होती है। जैविक दवाइयां जितनी भी, वो नियंत्रक होती है, किसी वो मारती नहीं है। किसी भी बैक्टीरिया या फिर जैविक दवाई का हम स्प्रे करते हैं, तो वो किसी भी अपना जो इल्ली है या फिर कुछ भी रोग है ये उसको मारेगी नहीं। पैरालिसिस के लिए कौन सी दवा डालते हैं? पैरालिसिस के लिए आपकी बवेरिया यूज होता है, जिसको उसको पैरालाइज कर देता है इल्ली को। बवेरिया ये नाम का और क्या होता है। ये और भी चीजें हैं जो मैकेनिकल मेजर हैं। हाँ हाँ, और जैसे कि एक 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 मिनट बैक्टीरिया एक मिनट मैं बताऊं कि हाँ सबसे पहले कि कीड़ा आया कि नहीं आया, और जी, आया तब हम डालें ना। ये तो महंगा आइटम हो गया। किसान की लागत घटाना भी एक बिल्कुल प्राथमिकता है। और बिल्कुल तो विनय उसके लिए कुमार कुछ सर जो है, हाँ जी एक बिल्कुल मिनट सर, मैं जवाब दे रहा हूँ आपका। एक जैसे मिनट कि कुछ और एक हाँ मिनट मैं बोलिए। सुनो। एक मिनट कुछ और चीजें हैं मैकेनिकल मेजर, जैसे लाइट ट्रैप है, फेरोमोन ट्रैप है, ये जी स्टिकी स्टेप। उससे ये पता लगता है कि खेत में कीड़ा है कि नहीं है, तब हम दवा डालें। तो ये काफी सस्ता टेक्निक हो जाएगी। इससे क्या होता है कि जैसे तो हम फिर बाजार पे डिपेंडेंट हो गए, हम कंपनियों के पीछे चले गए, मेरी लागत भी बढ़ी, और हमको पता ही नहीं चलता हमारे कीड़ा कब आया कि नहीं आया। तो कुछ और चीजें हैं दीपक जी, चूंकि एग्रीकल्चर में इसीलिए बैठा था, मैं भी एग्रीकल्चर से जुड़ा हूँ, इसलिए मैं बता रहा था कि वो चीजें क्यों नहीं अपना रहे हैं आप लोग। वो भी तो आसान चीजें हैं। हाँ सर, मैं उसका नहीं, ये लाइट ट्रैप बड़ी आसान टेक्निक है, मैं बता दूं आपको। जी सर, मैं आपको बता दूं कि सबसे हम्म। पहले मैंने आपको यही बोला था, ये दूसरा जो विकल्प है ये बाद में हम यूज करते हैं। सबसे पहले हम किसान को एक प्लान देते हैं, ठीक है, कि आपको फसल लगाने के बाद में क्या क्या चीज आपको फॉलो करनी है। जैसे कि सबसे पहले आपने खेत का जो शोधन किया है, सबसे पहले खेत की जब जुताई की है, तो जुताई के समय ही हम लोग उसके अंदर जीवामृत, गोकृपा अमृत आदि का हम लोग, नीम खली जो होती है, हम उसके अंदर ऐड करते हैं बीज बोने से पहले ही, जिससे कि हमारी जमीन के जो कीड़े मकोड़े हैं, ठीक है,
वो हमारे उसके नीम खली से कंट्रोल हो जाएंगे। ठीक है, एक तो ये हो गई। दूसरी, हमारी कुछ फसल जब बड़ी होती है तब उसके अंदर हम टी आकार की खूंटियां लगाते हैं, जिससे कि पक्षी आके बैठे और वहां पर जो इल्लियां कभी दिखे भी से उनको तो वो खा लें। ये हो गया। तीसरी चीज होती है हमारा येलो स्टिक, जिसको कि हम येलो और ब्लू दोनों, ठीक है, क्योंकि कुछ कीट पतंगे ऐसे होते हैं जो पीले कलर के एप्पल की तरफ आकर्षित होते हैं, कुछ कीट ऐसे होते हैं कि जो कि नीले कलर की तरफ आकर्षित होते हैं। तो ये हमारा खेत के अंदर हर अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग डिस्टेंस मैनेज करते हैं हम लोग। और इसके अलावा एक जो फल मक्खी होती है उसके लिए और उसके लिए एक ल्यूर आता है, ठीक है, जो सर ने जैसे फेरोमोन ट्रैप का नाम बताया था। तो ये सारी चीजें हमारे प्लान के अंदर रहती है। हम किसान को बीज से लगाकर बाजार तक पूरा प्लान देते हैं कि आपको किस समय क्या करना है। जैसे उदाहरण के लिए किसी किसान ने टमाटर लगाने की प्लानिंग की है, हम कभी भी किसी किसान को ये नहीं बोलते कि तू फलानी चीज लगा, हम वो आपसे खरीदेंगे। हम किसान को ये बोलते हैं कि आप किस फसल लगाने में माहिर हो, आप हमें वो बताइए। आप हम सबसे पहले तो आपको मार्केटिंग करना सिखाएंगे कि इस माल को बेचना कैसे है। उसके बाद में भी आप सफल नहीं हो पा रहे हैं तो श्री दीप ज्योति संस्थान आपके पास में खड़ा हुआ है, आपका माल हम लोग खरीदेंगे। ठीक है, आपको फूड लाइसेंस बनवाते हैं किसान का, उसका अपना मार्केटिंग लाइसेंस भी बनवाते हैं। और भारत सरकार एक सुविधा दे रही है ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन की, उसके लिए भी हम अप्लाई करवाते हैं, ताकि किसान यदि ज्यादा माल पैदा कर ले तो उसको एक्सपोर्ट भी किया जा सके। तो हम सबसे पहले ये प्रयास करते हैं कि किसान बाजार की तरफ नहीं देखें। जैसे कि हम कभी भी किसान को ये नहीं बोलते कि आप बाजार से खाद खरीद के लाइए, आप बाजार से प्रोम खाद खरीदिए, बाजार से बैक्टीरिया खरीदे। सबसे पहला हमारा ये उद्देश्य रहता है कि किसान की जो लागत है वो कम हो। यदि किसान की लागत कम होगी तो वो ये सोचेगा कि यार चलो ठीक है, बाजार के अंदर गेहूं 2,000 रुपये क्विंटल बिक रहा है तो मैं 2500 में ही बेच दूं, मेरा जैविक है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, 2500 में ही चला गया। 2200 में दे दूं तो भी कोई टेंशन नहीं मुझे, क्योंकि मेरी लागत तो कम लगी है। लेकिन कभी बाद में कभी हम लोग यदि वो बाजार से दवाई खरीद के लाता है, तब उसका जो उसकी जो लागत है वो बढ़ जाती है। तब वो किसान के पास आप जाओगे तो वो 2500 में गेहूं नहीं दे पाएगा, वो फिर आपको 3,000 रुपये में देगा। तो हमारा प्रयास ये है कि किसान की लागत कम होगी तभी तो उपभोक्ताओं को अनाज है वो सस्ते में मिल पाएगा। तो हमें लोगों लॉन्ग टाइम तक काम करने के लिए या फिर ज्यादा बल्क क्वांटिटी के अंदर काम करने के लिए किसान की लागत कम करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। किसान को जब आवश्यकता होती है, जैसे कि गो कृपा अमृत नहीं बना पा रहा है किसान, ठीक है, उसके अलावा 10 पानी अर्क नहीं बना पा रहा है किसान, किसी किसान ब्लू स्टिक नहीं लगा पाया है किसी कारणवश, तो फिर उसको मजबूरी में ये जो बैक्टीरिया है ये बाजार से लाने होते हैं, ठीक है, और फिर उनका प्रयोग करके उन कीड़े मकोड़ों को कंट्रोल किया जाता है। तो आदरणीय विनय कुमार सर का जो सवाल था वो बिल्कुल सही था कि हम किसानों की लागत कम करें, न कि उनकी ऊपर बोझ बढ़ाएं। जैसे कि वर्मी कंपोस्ट का जो उत्पाद, हम लोग जितने भी किसान होते हैं उनको बोलते हैं कि आप एक गौ माता जरूर पालें। 1 एकड़ जमीन पर एक गौ माता आपके यहाँ पर होनी चाहिए। यदि एक गौ माता है आपके यहाँ पर तो आपको एक गौ माता से गोबर मिल जाएगा, जो कि जिसकी कि आप खाद बना लेंगे, आपके खेत में काम आ जाएगी, जिससे आपको बाजार से खाद नहीं खरीदना पड़ेगा। फिर दूसरा ये है कि आपको उससे गौमूत्र मिल जाएगा, गौमूत्र के स्प्रे से आपकी फसल को नाइट्रोजन मिल जाता है, और उसके ही स्प्रे से गौमूत्र से आपकी फसल हो जाती है। तीसरी बात, गौ माता जो दूध देती है उसके दूध से छाछ बनती है, तो हमारे घर में काम में आ जाएगा। ठीक है, घी हमारे घर में काम में आ जाएगा, और जो छाछ जो बनेगी उस पर फसल पर स्प्रे करेंगे हम, तो वो भी 2 प्रकार के काम करती है। छाछ से, ताजी छाछ से नाइट्रोजन मिलता है फसलों को, और जो पुरानी छाछ होती है उसके अंदर हम तांबे का पात्र डाल देते हैं, और 20 दिन के बाद में वो जो दवाई इतनी मतलब अच्छी हो जाती है, उसका पावर इतना बढ़ जाता है कि आप बाजार से जो केमिकल वाली दवाई लाते हैं, जैविक वाली नहीं बोल रहा हूँ मैं, केमिकल वाली दवाई लाते हैं, उतना काम करेगी ये तांबा युक्त छाछ जितना कि आपकी केमिकल वाली दवाई काम करती है। आपकी जो इल्लियां हैं, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, उनको वहीं का वहीं वो मतलब रोक देगी, आगे नहीं बढ़ने देगी, खत्म कर देगी उनको। मतलब खत्म करने का मतलब ये कि एक जो बैक्टीरिया है वो दूसरे बैक्टीरिया का भक्षण बन जाए, एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को खा जाता है। तो इस प्रकार से एक देसी जो गौ माता है हमारे पूरे परिवार का भरण पोषण भी करती है, और हमारी खेती, 1 एकड़ खेती को भी जोतने में वो हमारी पूरी मदद करती है। यदि हमारे पास एक गौ माता है तो आप
अपनी 1 एकड़ जमीन को पूरी अच्छे से उसको जैविक खेती, प्राकृतिक खेती कर सकते हैं। इसी प्रकार से किसी किसान भाई के पास में 2 एकड़ जमीन है, 5 एकड़ जमीन है, के हिसाब से वो उत्पादन संख्या बढ़ा सकते हैं। तो आपकी एक गौ माता है, और उसके अलावा हम लोग कुछ व्यवस्थाएं ऐसी भी करते हैं। ये तो हो गई जैविक खेती की बात, क्योंकि मेरा विषय है जैविक बाजार का, तो वो भी मैं बता देता हूँ। आदरणीय विनय कुमार सर का जो सवाल है वो मेरे हिसाब से संतुष्ट हो गए होंगे सर। हाँ, हेलो। हाँ जी सर। देखिए, एक जो और इसका सिंपल रास्ता मैं बताऊं, मैं भी कुछ काम करवाया था अपने यहाँ पे। तो वो जी। जो जो इल्ली के लिए डालते हैं दवा, हाँ। और ये जो इतना लगातार प्रोसेस की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप लाइट ट्रैप इसमें शामिल कर लें तो आपका रास्ता और आसान हो जाएगा, क्योंकि वो जितने भी कीड़े होते हैं ये छेद करने वाले, फल छेदक, और ये चाहे फली छेदक हो, चने में लगता है, वो सबसे बढ़िया फेरोमोन ट्रैप, और इससे क्या नाम है, लाइट ट्रैप से कंट्रोल होते हैं। फेरोमोन ट्रैप से पता लगेगा कि मेरे खेत में कीड़ा है कि नहीं। अगर है और उसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा, पहले तो हम फेरोमोन ट्रैप बढ़ा दें, और अगर उससे नहीं कंट्रोल हो तब मैं दवा भी डालूं, जैसे बता रहे हैं नीमास्त्र है, मेटाराइजियम है, पेवेरिया है, जो भी है वो जो उसके लिए सुटेबल हो, जो इंसेक्ट लगा उसके लिए होता है, अलग अलग चीजें हैं, वो उनको यूज करें। ये है, मैं कह रहा था जो आप लोग जो है लगातार जो चार्ट बना के दे रहे हैं, उसका और एक रास्ता आसान है। अगर लोग ये मॉनिटरिंग के लिए पहले करना, उसके बाद जरूरत नीड बेस्ड एप्लीकेशन करना। ठीक, ओके सर आदरणीय विनय सर, मैं बता जी। दूं कि हमारे पास में किसान सभी अलग अलग फसल की प्रकार की फसल बोते हैं। तो सभी जी। फसल के लिए हम एक कॉमन प्लान नहीं देते हैं। टमाटर हाँ, के लिए अलग है, मिर्च के लिए अलग है, चने के लिए अलग है, गेहूं के लिए अलग है। गेहूं के अंदर हम लोग रेगुलर बेसिस पे बिना फेरोमोन ट्रैप नहीं लगाएंगे, लाइट ट्रैप उसमें नहीं जरूरत लगाएंगे, नहीं, क्योंकि आवश्यकता ही नहीं है उसके अंदर। उसमें तो नहीं जरूरत अलग है। अलग 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 फसल के लिए सर अलग अलग प्लान होते हैं। नहीं भाई, जान रहा हूँ, वही कहना है। अगर टमाटर है, सबसे बड़ी समस्या होती है टमाटर बैंगन जो सब्जी में आता है, सबसे ज्यादा जी। इंसेक्टिसाइड वहीं पे है, या जी। दलहन में डालना पड़ता है, फली छेदक या इनके बचाने के लिए। उनके लिए ये जो विकल्प हैं वो बहुत आसान है, और उनको जब मैं यूज करूँ, जो बाद वाले हैं, चाहे जीवामृत हो या कंजीवा, वो तो हम यूज करते ना, उसमें कोई नहीं दिक्कत है। मगर जो बिवेरिया बैसियाना है, ये सब है, मेटाराइजियम है, इनको स्प्रे करने में चूंकि लेबोरियस प्रोसेस है, हम इनसे आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। ये ट्राइकोकार्ड है, फेरोमोन ट्रैप है, स्टिकी स्टिप है, ये जो लाइट ट्रैप है, ये सिंपल और आसान रास्ते हैं। जी जी सर, बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ मैं। ठीक है। ये श्यामलाल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। अभी श्यामलाल जी रुकेंगे, प्लीज श्यामलाल जी रुकेंगे, पहले डॉक्टर किशोर दुबे जी सवाल करेंगे, तो अब जी जी। इनका हैंड रेज बहुत पहले से, मैं आपको फिर बुलाता हूँ। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी। हाँ, धन्यवाद मुन्नीलाल जी। अभी जो भाई साहब ने हमारे मुख्य अतिथि के रूप में जो क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। और उसमें उन्होंने दो बातें जो कही वो मुझे बहुत अच्छी लगी। एक तो हर सप्ताह में वो कार्यशाला, चाहे कहीं पर भी जहाँ पे किसान किसी भी स्टेट में बुलाते हैं तो उसके लिए वो आने को तैयार है, और वो कर देते हैं। सिर्फ आने जाने का खर्चा उनको देना पड़ता है। और दूसरी चीज, उन्होंने जो अलग अलग प्रकार के विकल्प खोले हैं इनपुट्स के और बाजार के, बाजार स्पेशली बाजार के, क्योंकि बाजार से जुड़े ही सवाल हमारे पास में कई बार आते हैं कि किसान उत्पाद तो कर लेते हैं, प्रमाणीकरण भी कर लेते हैं, लेकिन उनको बेचने की समस्या है। तो आपने बोला कि माल उनको बेचने के लिए भी आप मदद करोगे करके। मेरा मुझे मार्गदर्शन चाहिए कि अगर कई किसान अलग अलग प्रकार से उत्पाद करते हैं, प्रमाणित करते हैं, और उसको मार्केटेड बाय, आपने आपके वक्तव्य में बोल दिया, तो ये प्रोड्यूस बाय और मार्केटेड बाय, इसके लाइसेंस मिलाने की क्या प्रक्रिया होती है, आसान प्रक्रिया, इस पर थोड़ा आप बताइए। और दूसरी चीज जो अभी वर्मा जी ने बोली है, और आपने जवाब भी दिया है, तो उससे कि आपके पास अगर इंडिविजुअल क्रॉप वाइज शेड्यूल है यानी जैविक के, तो वो इंडिविजुअल क्रॉप वाइज शेड्यूल जो है, और जिसमें लो कॉस्ट होंगे, डिपेंडेंसी नहीं रहेंगी, इस प्रकार के शेड्यूल यदि आप साझा कर सके इस ग्रुप के साथ में, तो निश्चित रूप से किसानों को स्वावलंबन की तरफ जाने की और उनकी लागत कम होने में मदद होगी, ऐसा मेरा अनुरोध है। धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब, मैं आपका जो उनसे मैं जवाब देता हूँ। जिस प्रकार से, जैसे कि किसान आपने पूछा था कि इसके अंदर सर्टिफिकेशन और लाइसेंस की क्या प्रोसेस होती है इजी, तो इसके अंदर सिंपल सा कुछ भी नहीं होता है।
आपका जो फूड लाइसेंस बनाने के लिए आपकी संस्था सबसे पहले रजिस्टर्ड होनी चाहिए, जिसको कि सीधी भाषा में मध्य प्रदेश के अंदर गुमास्ता कहा जाता है। कोई अन्य राज्य से जुड़े हुए हैं यहाँ पर, तो उनके अंदर ये है कि उनके राज्य में हो सकता है कि कुछ इसको और बोला जाए। सीधी भाषा में मैं बोलूँ आपको, तो आपका जो भी जैसे, क्योंकि जैविक कोई से भी उत्पाद है उसको बेचने के लिए एक दुकान का लाइसेंस लेना होता है, जो कि 500 से लगाकर 1000 रुपए के अंदर कोई भी एमपी ऑनलाइन वाला, हमारे एमपी के अंदर एमपी ऑनलाइन चलता है, और पूरे भारत के अंदर सीएससी खुले हुए हैं, कॉमन सर्विस सेंटर। वहां पर आप जाएंगे, वो आपको कुछ आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह कुछ डिटेल लेंगे थोड़ी सी, और मैक्सिमम 1000 रुपए में आपका ये लाइसेंस बना के वो लोग दे देंगे। इसके अंदर अधिकतम 7 दिनों की अवधि मांगी जाती है, जिसमें कि आपका, जैसे कि आप ये आप खाद्य उत्पाद बेचना चाहते हैं, तो उसके अंदर ये है कि जैसे कि आपने कोई आलू चिप्स बनाई है, या अचार बना रहे हैं, या आप दाल बना रहे हैं, तो सबसे पहले आपका एक जैसे कि लक्ष्मी गृह उद्योग नाम दे दिया आपने, ठीक है। तो उससे आपका जैसे कि वो गृह उद्योग नाम दे दिया, ये तो आगे आपका प्रोसेस फ्रूट के लिए उद्योग नाम दे रहे हो। यदि आप केवल गेहूं बेच रहे हो और आपको उसके ऊपर भी फूड लाइसेंस चाहिए, तो आप दे दिया कि जैसे कि श्री श्याम कृषि फार्म नाम दे दिया, या फिर श्याम ऑर्गेनिक दे दिया, श्याम नेचुरल्स दे दिया आपने कुछ भी, ये आपने एक गोमास्ता बनवा लिया अपना। उसके बाद में, उसके साथ में ये गोमास्ता बनने के बाद में फूड लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसके अंदर भी कोई ज्यादा खर्चा नहीं है, ये भी 500 700 1000 रुपए में बन जाता है। और ये कॉमन सर्विस सेंटर सभी स्टेट के अंदर है, आप कहीं पर भी चले जाएंगे। जो कि आधार का काम करते हैं, जो लोग आधार अपडेट का काम करते हैं, पैन कार्ड बनाने का काम करते हैं, वो लोग आपके ये दोनों दोनों तीनों चीजें बना के दे देंगे। बहुत आसान है। हम सभी अपने जितने भी जुड़े हुए किसान हैं, सभी किसानों को कभी ये नहीं बोलते हैं हम लोग कि आप अपना माल दीप ज्योति को दे दो, हम बेच देंगे, नहीं। सबसे पहले हम ये बोलते हैं कि आपको अपना स्वयं का ब्रांड बनाना है, आपको पंगु नहीं बनना है। यदि हम लोग यही करने लग जाएंगे, ठीक है, तो ये जो बड़े बड़े प्लेयर बैठे हुए हैं, ठीक, ये जिनके बड़े बड़े मॉल बने हुए हैं, उनमें और हमने अंतर क्या रहेगा? हम फिर से पंगु बन जाएंगे, हमें फिर से अपना माल पूरा ट्रॉली के साथ में बेचना पड़ेगा। और जहां पर ट्रॉली की बात आती है, गिर जाए। जहां पर मंडी की बात आती है, वहां पर आपके जो कृषि उत्पाद है उनका भाव गिर जाता है। यदि आप उपभोक्ता हैं तो आपको कोई उसके अंदर कोई मार्जिन नहीं मिलेगा, आपको तो उसी रेट में मिलेगा गेहूं। आपको 35 से 40 रुपए किलो में गेहूं मिल रहा है मार्केटिंग कंपनी के द्वारा, तो आपको उसी में मिलेगा, लेकिन किसान को इसका कोई लाभ नहीं मिलता है। लेकिन किसान का गेहूं यदि किसान के घर पे ही साफ हो जाए, किसान के घर पे ही पैक हो जाए, इतना हो गया तो उसके ऊपर कुछ भी नहीं करना है। आपने 2000 रुपए लगा के आपका एक फूड लाइसेंस बनाया है, उसको उस थैली के ऊपर चिपकाना है। उसके बाद में आप डायरेक्ट जाइए, हमारे अलग अलग शहरों के अंदर हम लोग अलग अलग श्री दीप ज्योति प्राकृतिक जीवन शैली केंद्र हम लोग ओपन कर रहे हैं वहां पर। और कुछ शहरों में हमने ओपन कर भी दिया है, जैसे कि उज्जैन, इंदौर, देवास, भोपाल, अपने, और उसके अलावा दिल्ली में भी हमारी सप्लाई है, तो वहां पर भी हमारे मित्र हैं, उन्होंने अपना ये शॉप ओपन कर रखा है। वहां पर हमारे किसानों के जुड़े हुए जितने भी किसान हैं, उनकी खुद की पैकेजिंग होती है। जैसे कि हमारे कन्नौज के पास में हंडिया गांव है, वहाँ के जय नारायण जी है। मैं एक किसान का रेफरेंस ले रहा हूँ कि उसकी डिटेल पूरी मैं बता सकूं। इसी प्रकार से हमारे पास में लगभग 100 किसान ऐसे हैं जिनके फूड लाइसेंस हमने बनवा रखे हैं। तो मैं जय नारायण जी का नाम बताया था मैंने आपको। तो ये जो है कन्नौज के अंदर हंडिया गांव है, वहाँ के रहने वाले हैं। ये मूंग की खेती करते हैं और अन्य फलदार पौधों की भी खेती करते हैं। इन्होंने पिछले वर्ष मूंग लगाया था, तो मूंग की दाल भी इन्होंने स्वयं ने बनाई। हमने इनको पैकेजिंग सजेस्ट की कि आप इस प्रकार की पैकेजिंग ले लीजिए, ठीक है। फिर हमने स्टिकर बनवाए, उन्होंने दाल बनाई, दाल साफ करवाई, 1 किलो की पैकिंग के अंदर भरी, उस थैली को हमने सील किया। उसके बाद में ऊपर मैन्युफैक्चर बाय दे दिया श्री राय जैविक कृषि फार्म, उनका एड्रेस दे दिया, उसके नीचे उनका मोबाइल नंबर दे दिया। फिर नीचे आ गया मार्केटेड बाय श्री दीप ज्योति सामाजिक लोक कल्याण समिति। तो ये श्री दीप ज्योति के नाम से, श्री दीप ज्योति से जुड़े हुए जितने भी हमारे सर्विस प्रोवाइडर हैं, ठीक है, उन सभी तक ये माल हमने पहुंचा दिया। किसान का जितना भी वो लगा, ठीक है, वो पूरा के पूरा दाम किसान को मिल गया। इस संस्था के अंदर
कोई भी किसी भी प्रकार का बिचौलिया नहीं है, कोई भी आपके उत्पाद पर कमीशन खाने वाला नहीं है। यदि आप उपभोक्ता है तो आपको जो भी किसान से उत्पाद आ रहा है ऐसा के ऐसे रेट में आपको मिलेगा। मान लो किसान के यहाँ से कोई भी चीज है, मान लो किसान के यहाँ से आपको जो चना की दाल है, ठीक है, वो 100 रुपए किलो में आई है, तो उसके वहां से किसान के घर से उठाकर आपके घर तक पहुंचने का जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है, ठीक है, वो ऐड होगा। उसके अलावा इसके अंदर बीच में कमाने वाला कोई भी नहीं है। कभी कभी हमारे दिमाग के अंदर आता है कि यार ये किसान से लेते होंगे तो कुछ ना कुछ तो कमाते होंगे। तो इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि दीप ज्योति के अंदर जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, इसके अंदर 100% किसान है, किसान ही है इसके अंदर दीप ज्योति, क्योंकि दीप ज्योति किसान प्रोड्यूसर कंपनी है। तो इसके अंदर कोई भी व्यक्ति किसी अन्य किसान के प्रोडक्ट से कमाने वाला नहीं है। इसके अंदर जो भी किसान है स्वयं, जैसे कि मैं हूँ, ठीक है, तो मैं खुद तुअर की दाल हाथ गट्टे से बनाता हूँ, मूंग की दाल, उड़द की दाल, मसूर की दाल, सारी दालें मैं हाथ गट्टे से बनाता हूँ। तो मैं अपनी पैकेजिंग करता हूँ। मैंने अपने फार्म का नाम देसी फार्म दे रखा है और मार्केटिंग बाय मैंने श्री दीप ज्योति रख रखा है। तो मैं अपना माल बेच के कमाऊंगा। जो भी ग्रुप के अंदर, क्योंकि जितना पूरा ग्रुप है उसके अंदर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसको। इसी प्रकार से दूसरा मैंने जय नारायण जी का नाम लिया था, तो वो अपने उत्पाद पे कमाएंगे। इसी तरह से जैसे कि विनय कुमार जी हैं, वो हमारे ग्रुप से यदि जुड़े हुए हैं तो उनका कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे कि उन्होंने येलो स्टिकी बताया, ठीक है, या A to Z कोई सा भी प्रोडक्ट है, उसके ऊपर कोई भी किसान नहीं कमाएगा, कोई भी इस संस्था का मेंबर नहीं कमाएगा। उनके प्रोडक्ट का जितना भी दाम है वो अपना डिसाइड कर दे। बीच में जो भी ट्रांसपोर्टेशन वाला है, जैसे कि उज्जैन के अंदर है, उज्जैन के अंदर सर्विस प्रोवाइडर मैं हूँ, ठीक है, तो विनय कुमार जी के घर से वो प्रोडक्ट आएगा। बीच में बस का जो खर्च लगेगा और बस के खर्च से लाकर किसान से घर पहुंचाने का जो खर्च लगेगा, केवल वो खर्च लिया जाएगा। क्योंकि मैं तो अपनी दाल का मार्केट कर रहा हूँ, मैंने दाल के मैं बना रहा हूँ, तो उससे मैं कमाऊंगा। कोई भी दूसरा व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के प्रोडक्ट से नहीं कमाएगा। इसी प्रकार से हमारे पास में लगभग पूरे भारत के अंदर लगभग 30 सर्विस प्रोवाइडर हैं हमारे पास में अभी अलग अलग लोकेशन पर, और लगभग 550 के आसपास किसान हमसे जुड़े हुए हैं, जिसमें से हम लोग 100 किसानों से प्रोडक्ट अभी मैन्युफैक्चर करके लेना कर दिए। जय गौ माता। और किसी को यदि कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। हेलो सर, मेरा डॉक्टर साहब दूसरे सवाल का जवाब रह गया है कि जो आपके पास इंडिविजुअल क्रॉप वाइज जो डिटेलिंग है किसान को देने के लिए, क्या वो आप हमसे मतलब इस ग्रुप के साथ में शेयर करें तो किसान का फायदा होगा, ये मैं बोल रहा था। आदरणीय डॉक्टर साहब ने अभी कुछ बोला है, वो मुझे कुछ नेटवर्क वीक था, कुछ भी नहीं सुनाई श्यामलाल जी आप म्यूट कर ले, बोले। श्यामलाल जी म्यूट कर ले, सभी लोग म्यूट रखें तब आवाज साफ आएगी। जी जी। हेलो, हाँ सर, मेरा ये कहना था कि आपने जैसा बोला वर्मा जी के रेफरेंस में कि टमाटर का, बैंगन का अलग अलग प्रकार के शेड्यूल आपने बनाए हैं और अलग अलग प्रकार के जो क्या करना चाहिए किसान ने, इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन बनाई है जैविक की, तो वो जैविक की जो आपने क्रॉप वाइज इन्फॉर्मेशन, क्योंकि क्रॉप वाइज इन्फॉर्मेशन अभी आम आम लोगों के पास में नहीं है, किसानों के पास में, तो वो ये बहुत अच्छा काम आपने जो किया है, वो यदि साझा जाए, वो यदि इस ग्रुप के साथ में प्रोवाइड की जाए तो निश्चित रूप से हमारे 18-19 राज्यों में जो किसान है वो लाभान्वित होंगे। तो वो यदि आप शेयर कर सके तो बहुत अच्छा होगा, ये मेरा सुझाव था। धन्यवाद। राजाराम जी म्यूट हैं, आप अनम्यूट कर लें। आदरणीय हेलो राजाराम जी। जी सर, मैं आपसे जानकर चाह रहा हूँ कि अभी सर ने जो बोला था कि ये जीवामृत और ये गौ कृपा अमृत अपन खेत की हंकाई के समय अगर डाल दे तो उसमें जो बैक्टीरिया होगा वो गर्मी से खत्म नहीं होगा क्या सर? और दूसरा क्वेश्चन ये है सर मेरा कि अपन 1 एकड़ में ये देसी खाद जो डालते हैं कितना डालना चाहिए एक एकड़ में? राजाराम जी म्यूट है, अनम्यूट करें तब तो आवाज आएगी। जी शायद नेटवर्क प्रॉब्लम लग रही है मुझे। श्यामलाल जी के मुनिराज जी, जवाब। एक मिनट, तब तक मैं जी कल की जानकारी दे दूं। कल हाँ हमारे सदन में जो चर्चा हुई थी कि बेर जो हो रहा है और बेर के कई प्रोडक्ट्स जो है उसके क्या करना चाहिए, तो कल मैंने कई वैज्ञानिकों के साथ में संपर्क करने की कोशिश की और अंततः एक वैज्ञानिक के साथ में संपर्क हुआ। तो कल वो हमारे मुख्य अतिथि रहेंगे
डॉक्टर राउत करके, वो सिर्फ बेर के बारे में ही नहीं, तो कई प्रकार के जो फल होते, वो फलों का और सब्जियों का जो भी होता है, तो उसका संस्करण कैसे करने का, प्रसंस्करण कैसे करने का, प्रिजर्वेशन कैसे करने का, तो इसके बारे में कल वो चीफ गेस्ट करके आने वाले हैं, जिसमें बेर के साथ में कई फलों का और सब्जियों के बारे में वो तकनीकी जानकारी देने वाली है। वो बहुत एक्सपर्ट साइंटिस्ट है, तो कल ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, यही मेरी सूचना है। धन्यवाद। धन्यवाद। कल जो भी अपने सदन में जुड़े हुए हमारे साथी मित्र हैं, वो अधिक से अधिक किसानों को जोड़े, ताकि जो है वो अधिक से अधिक लाभान्वित हो सकें। मेरा सवाल जो था वो आदरणीय श्री दीपक जी नहीं जुड़े हैं, और राजाराम जी से भी नहीं मिल पा रहा है। किससे सवाल करें? कोई है श्री दीप ज्योति कंपनी से कोई है सदन में? अनम्यूट होके बात करें। कोई नहीं दिख रहा है। चलिए, मेरा सवाल था कि जो मेहरा किसानों, साहब से कर ले, मेहरा साहब को आइडिया होगा। अरे मेहरा साहब जी आप हैं? जी ओम ओम। मेरा सवाल है कि जो दीप ज्योति जी जो जिस किसानों से प्रोडक्ट लेती है, जो और जैविक शादियां हो रही हैं या जैविक बाजार में वो दे रहे हैं, पूरे देश और विदेश में सप्लाई कर रहे हैं, उन किसानों का क्या जैविक प्रमाणीकरण है या नहीं है? जी उनका जैविक प्रमाणीकरण है, और वो एमपी सोका से है। वो एमपी सोका को महत्व देते हैं, ऐसा वो मैंने उनसे कई बार बात की है। तो वो उनका सब किसानों का जो है एमपी सोका से जो है वो उनका प्रमाणीकरण है, सर्टिफिकेट है उनका। मैं इसलिए उनसे सूची मांग रहा हूं, ताकि क्या होता है कि जब हम जैविक की और प्राकृतिक खेती की चर्चा तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो मार्केट से जो दे रहे हैं, तो वो उसमें प्राकृतिक खेती नहीं हो सकती है। प्राकृतिक खेती वो है जो हमारा खेत में ही किसान उपयोग करे और बाजार से कोई भी लाके वस्तु न डाले, चाहे वो जी वो जैविक हो चाहे। खेती का जो आया है, वो तो अभी मतलब मध्य प्रदेश सरकार ने अभी मतलब 1 साल पहले से इसको लागू कर रहे हैं। वो पहले से चल रहा है, वो बात अलग है। परंतु एमपी ये लोग जो है 2017 से जो शुरू किया इन्होंने, तो इन्होंने एमपी सोका को ही महत्व दिया है। जी कोई दिक्कत आ नहीं गए है। हैं भाई साहब, राजाराम जी आ गए हैं ना। राजाराम जी सुन रहे हैं आवाज? अनम्यूट हो राजाराम जी, बिल्कुल। फोन लगाया हाँ जी सर, आ रही है आवाज। एक मिनट फिर से याद करिए, फिर से क्वेश्चन करिए सर। आदरणीय राजाराम जी, हमारा एक सवाल है कि जो किसानों से आप प्रोडक्ट उत्पाद खरीदते हैं और आप सप्लाई करते हैं, और जिनसे उनका प्रमाणीकरण कहाँ से है? उन किसानों, सभी किसानों का प्रमाणीकरण है क्या, जैविक प्रमाणीकरण? हाँ जी सर, हम लोग मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर, सभी राज्यों के अंदर एपीडा ने पूरे भारत के अंदर लगभग 19 एजेंसियां ऐसी है जो कि ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के ऊपर काम करती है। तो अलग अलग राज्यों के अंदर, जैसे कि एमपी के अंदर एमपी सोका है, ठीक है, राजस्थान के अंदर रोका है। इसी प्रकार से अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग संस्थाएं हैं। एमपी सोका है जो कि भारत की पहली जैविक प्रमाणीकरण संस्था है, जो कि मध्य प्रदेश में शुरू हुई थी। और इसी प्रकार से कुछ और भी, जैसे कि लोकल लेवल पर एक ग्रुप बनता है जो कि आत्मा विभाग बना के देता है एमपी के अंदर। और ये जो किसान हैं, इनका ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के लिए, जैसे कि अभी सर ने बताया थोड़ी देर पहले कि एमपीसो का काम कर रहा है इसके ऊपर, तो इसमें सबसे पहले हमें अप्लाई करना होता है। अप्लाई करने के बाद में रेगुलर बेसिस पे 3 साल प्रोसेस चलती है, और 3 साल प्रोसेस चलने के बाद में अपने को ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन मिलता है। 3 साल में लगभग 6 बार ये लोग किसान के फार्म पर इंस्पेक्शन के लिए आते हैं, एनालिसिस रिपोर्ट देके जाते हैं। कोई कमी होती है तो उसको बताते हैं कि आपको किस प्रकार से उसको सॉल्व करना है, और इस प्रकार से ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन किसान को मिलता है। ये तो हो गई सरकार की तरफ से सुविधा। दीप ज्योति की तरफ से किसानों को ये सुविधा मिलती है कि जब तक ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन नहीं आता, तब तक, जैसे कि कोई किसान है, वो उनको नॉलेज नहीं था कि ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन कहाँ से होता है, कैसे करवाना है, तो हम लोग किसान को ये सुविधा देते हैं कि जब तक आपका ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन नहीं हुआ है, और किसान ने बोला कि मैं तो पिछले 5 साल से प्राकृतिक खेती करता हूँ, किसी भी प्रकार का जहर इसके अंदर मैं नहीं डालता, तो उसके लिए हमने बीच वाली सुविधा ये दे रखी है कि किसान अपना प्रोडक्ट का सैंपल लेकर कलेक्ट करे, और सैंपल लेकर हमारे पास में स्वयं की
हमारे जो पार्टनर बोलूंगा मैं उनको, ठीक है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को हमने इसके अंदर हमारे कंपनी के अंदर काम काम पे नहीं रखा है। हमने सभी को सर्विस प्रोवाइडर रख रखा है, हमने सभी संस्थाओं को अपना सहयोगी बना रखा है। तो एक सहयोगी संस्थान है हमारी भोपाल में, वहां पर हम अपनी फसल का सैंपल देते हैं, मिट्टी का सैंपल देते हैं। उसके अंदर मिट्टी, यदि मिट्टी के अंदर कोई पोषक तत्वों की कमी है तो उसकी जांच भी निकल के आ जाती है। यदि आपने बोला कि मैं पिछले 5 साल से प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ और मेरे गेहूं के अंदर किसी प्रकार का रसायन नहीं है, तो हम वो सैंपल कलेक्ट करते हैं किसान से, लैब के अंदर जाता है और उस लैब से वापस रिपोर्ट मिल जाती है कि इस गेहूं के सैंपल के अंदर केमिकल यदि था तो कितना परसेंट था, और यदि नहीं है तो उसकी भी एक ओके रिपोर्ट हमें मिल जाती है। उस प्रोडक्ट के जो जांच की जो फीस होती है वो किसान स्वयं वहन करता है। वो जो सर्टिफिकेट वहां से जो रिपोर्ट मिलती है एनालिसिस की, वो किसान को हम दे देते हैं। यदि दीप ज्योति को वो अपना माल के माध्यम से अपना प्रोडक्ट नहीं बेचना चाहता, तो वो भारत के अंदर या भारत के बाहर कहीं भी उस रिपोर्ट को दिखाकर अपना माल बेच सकता है, बशर्ते कि किसान पूरी तरह से ईमानदार हो, वो अपने स्वयं के साथ धोखा नहीं करे, अन्य के साथ धोखा नहीं करे। बहुत बार ऐसा होता है कि रिपोर्ट तो बन गई लेकिन माल कोई दूसरा बेचता है किसान। तो यदि ऐसा किसान पाया जाता है, क्योंकि एक बार उसने रिपोर्ट तो ले ली और हमें गेहूं दे दिया कि भाई साहब जिसका मैंने रिपोर्ट का जो गेहूं का रिपोर्ट मैंने करवाया था वही ये गेहूं है, लेकिन हम जो हमारी संस्था है वो फिर से हम हमारी जांच करते हैं क्योंकि लैब हमारी स्वयं की है। और यदि किसान यदि गलत करते करते पाया गया तो हम उसको पूरी तरह से बैन कर देते हैं भारत सरकार के पोर्टल पर। फिर वो किसान जो एक बार गलती करता है, जो इस बार ने फ्रॉड किया है, वो फिर अपना माल जैविक संस्था के अंदर नहीं बेच पाता। जी ओम, इसका सर जो मतलब जांच कराने की फीस कितनी लगती है? जांच कराने की फीस लगभग 1000 से 1500 रुपए के आसपास सैंपल का टेस्ट होता है सर, जो कि हमारे हानिकारक जो हेवी मेटल्स हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, मेन मेन वो चेक करते हैं हम लोग। जैसे कि जनरली होता क्या है कि 5 से 7 प्रकार के केमिकल अपनी फसलों के अंदर स्प्रे होते हैं। जैसे कि सबसे बड़ा नाम लिया जाए तो कोरोजन दवाई चलती है, प्रोफेनोफास चलती है, और इसके अलावा देखा जाए तो साइपरमेथ्रिन चलती है, और भी कुछ दवाइयां हैं। ये मैंने कभी यूज तो नहीं की, लेकिन मैं किसानों के यहाँ पर जाता हूँ तो किसानों के मुंह से सुनता हूँ कि भाई साहब, और फिर उसके बाद स्टडी भी करनी पड़ी क्योंकि इसी सेक्टर के अंदर काम करना पड़ा है, तो उसका ज्ञान होना बहुत ज्यादा आवश्यक है हमें। तो ये जो दवाइयाँ हैं और इसके अंदर जैसे कि आपका ग्लाइफोसेट होता है जो कि खरपतवार नाशक के रूप में काम करता है। तो ये लगभग 15 से 20 प्रकार की जो दवाइयाँ हैं जो 90% फसलों के अंदर यूज करती है, उनका हम एनालिसिस निकालते हैं। ये केमिकल यदि उसके अंदर नहीं पाया उनकी रिपोर्ट किसान को दे दी जाती है। और इसके अंदर 1000 से लाकर 1500 रुपए के बीच का खर्चा आता है एक सैंपल पे टेस्ट करने का। एक सैंपल एक फसल का एक उत्पादन का होता होगा, जैसे हमें उड़द है, मूंग है, अरहर है, अनाज, एक चावल से है, धान है, तो एक 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 हजार सैंपल। रुपए हर हर फसल का एक एक हजार रुपए देना पड़ेगा हमें। हाँ बिल्कुल सर, यदि आपके पास में ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो वो तो एमपी सोका वाले पूरा आपसे लगभग एक टेयर का 3500 से 4000 रुपए होता है उन लोगों का कुछ। तो आपने साल भर में एक पे करना होता है और सभी फसलों की रिपोर्ट आपको वो दे देते हैं 3500 4 5 हजार रुपए में। लेकिन यदि हमें प्राइवेट एक करवाना है तो आपको एक सैंपल का इतना चार्ज देना ही पड़ेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार जो है स्वयं वहां पर, क्योंकि सरकार स्वयं एक सैंपल का इन संस्थाओं को पे करती है इस जांच करने का, इतना ही। में जैसे आपने बराखड़ कला का आदरणीय दीपक राव जी ने बताया, बराखड़ कला जी में जैसे अक्षय कुमार गौर हैं, अक्षय कुमार जी गौर या राकेश कुमार गौर, ये हमारे दिव्युग मंदिर टेस्ट से जैविक प्रमाणीकृत हैं। ये दिव्युग मंदिर टेस्ट भी एक संस्था है जो जैविक प्रमाणीकरण का कार्य कर रही है। जी और वहां से आप अगर उत्पादन ले रहे हैं, आप ये फिर वहाँ उस अनाज की उस उत्पाद की जरूरत नहीं है कि वहाँ उसके प्रमाणीकरण कराने की जरूरत है कि किसान को अगर 4 5 फसलों का प्रमाणीकरण कराना है तो 4 5 हजार रुपया व्यर्थ व्यर्थ बर्बाद करना पड़े। क्योंकि जब हम जैविक प्रमाणीकरण का जो हमारा 3 साल का जो प्रमाणीकरण है, प्रमाणीकरण कार्य है, वो फर्स्ट सेकंड और थर्ड 3 वर्ष में होता है। एक किसान का हम जो है 700 रुपये उसका सिर्फ डॉक्यूमेंटली और उसके विजिट का लेते हैं। एक फसल का 700 रुपये,
700 रुपये के हिसाब से हम एक किसान का, चाहे उसके लगभग 9 एकड़ जमीन हो, चाहे उसकी फसलें कितनी भी हो, कितने भी उत्पाद हो, उसका सबका सिर्फ 700 रुपये ही लेते हैं। तो किसान को एक वो सलाह दी जाए ताकि उसका अपव्यय ना हो। जैसे हमारे डॉक्टर विनय कुमार जी बता रहे थे, किसान को अधिक से अधिक लाभ कमाना कैसे कमाया जा सकता है, और वो लगभग चल रहा है। कई हैंड रीच हैं। इसमें ओमकार नाथ जी का सवाल मैं ले लेता हूँ, इसके बाद में फिर आगे शैलेश जी का लूंगा। आदरणीय ओमकार नाथ जी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य अतिथि का बहुत नमस्कार है। मेरा सवाल है सर कि मैं भी नया नया अभी एपीओ क्रिएशन किया हूँ और आपका मार्गदर्शन की आवश्यकता है। मैं आपके कैसे जुड़ूं, ये थोड़ा सा जानकारी देंगे। पहला चीज। दूसरा चीज है कि आप जो मार्केटिंग करते हैं वो आपका मार्केटिंग चार्ज कितना लेते हैं? और दूसरी चीज है कि अलग अलग फसलों का जो टेस्टिंग है, उसको टेस्टिंग कैसे आप सैंपल करते हैं, क्या उसका व्यवस्था है? जी जी। हाँ जी, ये अभी ओमकार सर का जो सवाल है उसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि एक सैंपल का जो चार्ज है वो लगभग अभी पतंजलि से जो आदरणीय सर हमारे सामने हैं, इन्होंने भी बताया कि केवल 700 रुपये का एक प्रमाणीकरण का चार्ज है। उसके बारे में हमें ज्ञान नहीं है। मैं ये मीटिंग खत्म होने के बाद में आपसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करूंगा और इसके बारे में और ज्यादा जानूंगा कि किसान को सस्ते से सस्ते में किस प्रकार से कम लागत में किसान का काम हो जाए। अभी हमारे से जो संस्था, जो भारत सरकार की जो संस्था है, जहाँ पर भारत सरकार टेस्ट करवाती है, उसी संस्था से हम भी दीप ज्योति वाले भी टेस्ट करवाते हैं। यदि ये सैंपल टेस्ट यदि और कम दाम में हो जाते हैं तो हम प्रयास करेंगे कि उन्हीं संस्था से हम लोग जुड़े जो किसान को ज्यादा से ज्यादा लाभ दें। तो अभी हम जिस संस्था से साथ जुड़ के काम कर रहे हैं, जो एक सैंपल का 1200 से 1500 रुपए का चार्ज करती है सैंपल के टेस्ट करने का, और ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन का जो चार्ज है वो मध्य प्रदेश सरकार का है, या फिर अन्य राज्य के हैं तो वहां पर कुछ अलग होगा। मध्य प्रदेश सरकार का जो चार्ज है वो 3500 रुपये के आसपास में है प्रति हेक्टेयर का ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन करवाने का। और यदि आपका ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन नहीं है और आप कोई फसल है जो पिछले 5-7 सालों से आप प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और आपको पूर्ण विश्वास है कि मेरी फसल के अंदर किसी प्रकार का कोई केमिकल नहीं है, तो आप प्राइवेटली भी इस फसल की जांच करवा सकते हैं। जो हमारे संपर्क में है वो 1200 से 1500 रुपये का चार्ज करती है एक सैंपल का। चाहे आपके खेत के अंदर 5 फसलें लगी हुई है तो आपको 5 सैंपल का चार्ज देना पड़ेगा। और एक चीज ऐसी भी होती है कि यदि आप हमारी संस्था के साथ में या किसी संस्था के साथ में जुड़े हुए हैं और आप काफी समय से 10 लोगों ने बोल दिया, जैसे कि यहाँ पर 26 लोग जुड़े हुए हैं, 26 लोगों के अंदर से यदि 8-10 लोग भी उस किसान को जानते हैं और सभी लोगों का बहुत अच्छे से विश्वास है उसके ऊपर कि नहीं भाई साहब, हम सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, इनका उत्पाद हम खा चुके हैं, अच्छे से है, किसी प्रकार का केमिकल ये लोग स्प्रे नहीं करते, तो हम उसके 1-2 प्रोडक्ट की रिपोर्ट जांच करवा के बाकी मार्केटिंग का क्या चार्ज लेते हैं? जब वैसे अपना मैं प्रोडक्ट आपके पास देना चाहूँ सर, उसका चार्ज कितना लेते हैं? मार्केटिंग का चार्ज कितना रखते हैं? मार्केटिंग का कोई चार्ज नहीं है साहब हमारा। ठीक है, आप अपना जो भी प्रोडक्ट है उसका आपके पास में बेचने का लाइसेंस होना चाहिए आपका। ठीक है, जो कि लगभग 1500 से 2000 रुपए के आसपास में बन जाता है। ऑनलाइन होता है इसका आवेदन। आप अपने स्वयं की संस्था, या फिर आप संस्था नहीं है, आप व्यक्तिगत किसान हैं, तो आपके नाम से एक लोकल फूड ओंकार लाइसेंस नाथ जी, बना। मैं आदरणीय राजाराम जी को 1 मिनट क्षमा चाहूंगा। ओंकार नाथ जी का सवाल जो प्रमाणीकरण का है वो सवाल हो जाएगा, क्योंकि समय लगभग कम है। हमारे वैज्ञानिक डॉक्टर रघुवीर रावत जी अभी लाइन पे हैं, और शैलेश यादव जी इसके पहले सवाल करना चाहते हैं। आदरणीय शैलेश यादव जी अपना सवाल करें। ओंकार नाथ जी, हमारा आपकी बात हो जाएगी, प्रमाणीकरण का काम है, अभी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आदरणीय शैलेश जी, यादव जी। नंबर अपना दे देंगे सर, शेयर कर देंगे, बस सर आपसे संपर्क। चैट बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है श्री दीप ज्योति के नाम से। जितने भी शैलेश जी साथी अनम्यूट हैं करें के अंदर, जितने भी ग्राफी साथी हैं ग्रुप के अंदर, वो वहां से जी, मिल श्री दीप जाएगा। का नंबर ले सकते हैं ओंकार नाथ चैट जी मिल बॉक्स। जाएगा। शैलेश जी अनम्यूट करके बात करें। शैलेश जी अनम्यूट करें। अनम्यूट कर। चलिए, शायद कुछ शैलेश जी का अनम्यूट आदरणीय कर। रघुवीर सिंह रावत जी, सादर आमंत्रित हैं। जी जी जी, सदन को मेरा प्रणाम।
आदरणीय मुख्य अतिथि राजाराम जी, काफी देर से मैं सुन रहा था और ये बहुत अच्छा प्रयास है उनका। और स्पेशली मैं बोलूँगा तो ट्रेसेबिलिटी सिस्टम बहुत अच्छा है उनका। और उन्होंने वो सभी चीज़ें किसान को समझा रहे हैं, उनको मतलब सपोर्ट कर रहे हैं कि अपना एफएसएसआई हो, क्योंकि ये भी बहुत बढ़िया है कि किसान हेलो। के स्तर पे और प्रोडक्शन स्तर पे अगर एफएसएसआई है तो उसका ब्रांडिंग भी है, तो फिर उसमें ट्रेसेबिलिटी में बहुत अच्छा ये मतलब बहुत अच्छा सिस्टम है कि आप इसको मार्केटिंग कहीं भी कर सकते हैं बृहद स्तर पे। मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट है कि जो वो एनालिसिस करते हैं, वो की भी होगी आपने बहुत सारे, तो उसकी कोई रिपोर्ट अगर आप इस पे प्रेषित कर दे हमारे ये तो थोड़ा सा हमें भी थोड़ा, क्योंकि एनालिसिस मैंने काफी समय इस ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन में काम किया है, तो बहुत महंगी होती हैं और कौन-कौन से एलिमेंट्स क्या-क्या वो करते हैं, तो थोड़ा जानकारी मिले, क्योंकि इस अगर ये ठीक होता तो हम भी यहाँ से अपने किसानों का एनालिसिस करवा सकते हैं उस एजेंसी से। तो थोड़ा एक रिपोर्ट अगर जो एनालिसिस रिपोर्ट वो देते हैं, वो अगर आप प्रेषित करना इस दैनिक व्यवहार पे अगर उसको व्हाट्सएप पे भेज दें तो बड़ी कृपा होगी। और आपका नंबर भी चाहिए था, क्योंकि आप आप काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं किसानों का। एक संगठन सब आपने बनाया है मार्केटिंग का, तो वो सभी किसानों के लिए अच्छा रहेगा और इंडिविजुअल किसान जो काम कर रहे हैं मार्केटिंग में, उनकी ब्रांडिंग भी हो जाएगी। जी। जी आदरणीय आदरणीय। राजाराम जी, हमारे रावत जी का ये है कि तो आपका मोबाइल नंबर एक बार फिर से बोल दें। दूसरा, आपने जो सैंपलिंग का जो प्रमाण होता है वो इस ग्रुप में भेजने का कष्ट करें। आदरणीय सर, मैं आपको अभी, क्योंकि मैं अभी घर से थोड़ा बाहर आया हूँ, सारे सैंपलिंग के जो रिपोर्ट है वो फाइल में रखी हुई है किसानों की, तो मैं आज आपको दिन में वो शेयर कर दूंगा। आप जी, जी, जो जी, भी, एक रिपोर्ट चाहिए। जी। हाँ बिल्कुल मैं भेजूंगा। आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9424099101। ये नंबर मैंने जो बताया है, आप अपने अपने नाम लिख के मुझे व्हाट्सएप से कनेक्ट हो सकते हैं सभी। और एक बार और बोल देता हूँ मैं नंबर, जी। 9240 9 9 तो रिपीट किया जाए। 9 94 240 94 240 99 101। ये नंबर है, आप मुझसे व्हाट्सएप से कनेक्ट हो सकते हैं। और जो है सैंपलिंग की जो रिपोर्ट है वो मैं दिन में आपसे शेयर करूंगा। राजाराम जी, आप हमारे ग्रुप पे डाल देना, हम धर्मेंद्र बुंदेला बोल रहे हैं। जी बिल्कुल सर, आपका फोटो देखा है मैंने, मैं डाल हाँ, आप दूंगा। वहाँ इस पे डाल देना। हम सब ग्रुप में जो दैनिक योग आहार का ग्रुप है उस पे डाल देंगे। ठीक है सर। बिल्कुल बिल्कुल। और भी किसी किसान मित्र का उसमें बीच में एक सवाल था, कि वो बोल रहे थे कि जो बैक्टीरिया हैं अपने, वो गर्मी में खत्म नहीं होते। तो कोई सी भी फसल है उसको जुताई से पहले, मतलब बुआई से पहले हम लोग ये सारी चीजें देते हैं। उस समय खेत में नमी की अवस्था होती है। जब भी गर्मी होती है खेत के अंदर, उस समय नहीं देते हैं हम इसको। देना है तो शाम के समय 3 बजे 4 बजे के बाद में उन बैक्टीरियाओं को, या फिर गोकृपा अमृत या जीवामृत का स्प्रे करें, जिससे कि रात में ठंडाई होती है तो वो जो भी बैक्टीरिया है वो अपनी जगह ले लें पौधों की जड़ों के साथ में। जी, और किसी का सवाल हो तो कोई पूछे। जी, आदरणीय शैलेश जी तक मेरी आवाज अगर पहुंच रही है, शैलेश यादव जी। शैलेन जी, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? शैलेंद्र यादव जी, तो अनम्यूट करके अपनी बात करें। शैलेंद्र यादव जी, अनम्यूट कर लें। शैलेंद्र यादव जी ड्राइव कर रहे हैं, शायद गाड़ी चला रहे हैं वो, तो जी, मैं थोड़ा एक आवाज। चीज मैं रघुवीर सिंह रावत एक चीज और पूछना चाह रहा हेलो। था।
हेलो, मेरी आवाज आ अरे पा रही है शैलेंद्र सर? यादव जी, शैलेंद्र यादव जी हाँ बोलिए, सर, अब बोले। आप थोड़ा सा राउत, हाँ बोलिए। सर मैं ये बोल रहा था कि जो भी फार्मर जैसे धनिया की ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है। हेलो। अब हर बार हेलो कहोगे, आप पूछिए ना, सवाल सब ये सुन रहे हैं बोलिए, आपके। आप बोलिए। अब मेरी आवाज आ पा रही है आप तक? आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, लेकिन हर बार जवाब नहीं दिया जा पाएगा क्योंकि अनम्यूट होते हैं तो आवाज साफ नहीं आती। आप बोलिए, हाँ अपनी बात रखिए। हाँ। सर मैं बोल रहा हूँ कि जो भी किसान धनिया की फार्मिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहता है, इसका मुझे पूरा सॉल्यूशन चाहिए, क्योंकि किसान चाह के भी धनिया की ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं कर पा रहा है। इसका जवाब ये है कि आप इसी जो लिंक आज जुड़े हैं, आप इसी लिंक में रोज जुड़िएगा, सारा सॉल्यूशन मिलेगा आपको, एक एक चीज का, हर चीज आप सवाल करिए उसका जवाब मिलेगा आपको। सभी वैज्ञानिक इसमें जुड़ते हैं। ये महत्वपूर्ण व्यवहार कार्यक्रम है, रोज जुड़िए इससे। 7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक यही चर्चा होती है। ठीक है शैलन भैया? ओके सर, ओके। कहाँ से हो आप? मैं हूँ राजगढ़ ब्यावरा। राजगढ़ ब्यावरा से? हाँ। तो आप रोज जुड़िएगा इसी लिंक से, ठीक है ना? ओके सर। और सारे सवाल करिए, आपके मन में जो जो सवाल हैं सब सवाल का पतंजलि के वैज्ञानिक जुड़े होते हैं, पूरे देश भर के अनुभवी किसान जुड़े हैं जो 20-20 साल से जैविक कर रहे हैं, सर उनका आपको ऑलरेडी मैं अनुभव 5 मिलेगा। साल से कर रहा हूँ। हाँ, तो आपस में अपन चर्चा करेंगे, रोज जुड़िएगा, ठीक है? धन्यवाद। ओके। आगे आगे हमारे आदरणीय रावत जी। जी जी, मैं राजाराम जी से ये पूछना चाह रहा था कि आपने जीवाणु खाद तो आपने बहुत और बायो पेस्टिसाइड के बारे में भी बताया कि इनसे हम उपयोग करके न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के लिए आप क्या कोई हर फसल के लिए कोई आपके पास प्लान है? या फिर आप कुछ कुछ मतलब फॉर्मूला या एक सेट आपके पास कि भाई इस गेहूं की फसल है तो इसमें इतना चीज ये डाले, इस तरह का कुछ है जो आप किसानों को सिखाते हैं या खुद करते हैं? हाँ जी सर, मैं बताना चाहूंगा कि अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। जैसे कि गेहूं की फसल है, उसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो स्पेशली मैं एक फसल के लिए बता देता हूँ अभी आपको, बाकी अन्य फसलों के लिए सभी के लिए अलग अलग होता है। गेहूं की फसल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, बाकी जैसे कि तीनों पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, लेकिन सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है। तो हम लोग सबसे पहले तो जीवामृत गेहूं के लिए भी है और अन्य सभी फसलों के लिए भी है। सबसे पहले जीवामृत देते हैं हम प्रत्येक 15 दिन में अपनी फसल को। 15 दिन में, 20 दिन में दे सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर। तो ये चीज हो गई। उसके अलावा नाइट्रोजन के लिए, ठीक है, हमारे पास में सबसे पहले सरसों की खली है, जो सबसे बेस है हमारा। नीम की खली है, सरसों की खली और नीम खली। अभी आप फिर बोलेंगे कि हमें बाजार की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा बहुत हमें प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि नीम खली और सरसों खली हम घानी से तेल निकलवा लेंगे तो सरसों का जो तेल है हमारे घर में खाने में काम में आ जाएगा। घर में खाने में इतना काम में नहीं आ रहा था, बाजार में बेच सकते हो उसको। तेल आप बेच दो, खली आपके खेत में काम में ले लो। नीम की खली, नीम की निबोली, आप आपके गांव के आसपास में नीम है तो आप नीम की निबोली बनवा लो। नीम का जो तेल है आपकी फसल के अंदर स्प्रे कर में काम में आ जाएगा, बाजार में बेच भी सकते हो। और जो खली है वो आपके खेत में काम में आ जाएगी। उससे नाइट्रोजन भी मिलता है और उससे कीड़े मकोड़े भी कंट्रोल होते हैं, जैसे कि दीमक वगैरह आती है, व्हाइट ग्रब वगैरह है, वो कंट्रोल होते हैं उससे। और ये नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए बता रहा हूँ आपको सभी चीजें, और इसके दूसरे एप्लीकेशन भी बता रहा हूँ आपको। नीम खली, सरसों खली दोनों नाइट्रोजन की पूर्ति करती है, और इसके अलावा दूसरी चीजें भी करती है। ये दो चीजें हो गई नाइट्रोजन के लिए। तीसरी चीज होती है आपकी गौ माता का छाछ। ताजा छाछ जो होता है, ठीक है, उसके अंदर नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा होती है। उसको हम स्प्रे करते हैं, स्प्रे भी करते हैं फसलों में, और उसको हम पानी के साथ में भी देते हैं। पानी के साथ में एक टंकी में टोटी लगा दी, पानी जा रहा है आपका फ्लड के साथ में, ठीक है, उसके साथ में टोटी चालू कर दी हमने। ये हो गया, 3 चीज हो गई। चौथी चीज हो गई आपकी गौ माता का गौमूत्र, ठीक है। गौमूत्र भी दो काम करता है, ठीक है, आपकी नाइट्रोजन भी होता है उसके अंदर, क्योंकि नाइट्रोजन भी होता है, उसके बाद में वो कीट नियंत्रक भी करता है। गौ माता की जो छाछ है उसमें नाइट्रोजन भी होता है, और पुरानी यदि छाछ है तांबा युक्त तो वो कीट नियंत्रण का काम भी करती है। 4 चीजें हो गई। पांचवी चीज है आपकी आपकी गाजर घास, जिसको बहुत सारे क्षेत्रों में कांग्रेस घास भी बोला जाता है। उसको फूल आने की अवस्था से पहले हमने काट लिया, और काटने के बाद में एक छोटे ड्रम के अंदर डुबो दिया। 1 एकड़ के लिए 5 किलो गाजर घास की कुट्टी काफी है। उसको
तोड़ के कुट्टी करके हमने ड्रम के अंदर डाल दिया, पानी में या गौमूत्र में, किसी में भी डाल सकते हो आप। ठीक है, वो पूरी तरह से 8-10-15 दिन के अंदर वो सड़ जाएगा, उसका जो रस है वो उसके अंदर पानी में चला जाएगा। उसके बाद में उसको हम स्प्रे पंप के माध्यम से स्प्रे कर दें। गाजर घास के अंदर भी नाइट्रोजन की मात्रा रहती है। एक चीज का ध्यान रखें, गाजर घास का यदि आप काट रहे हो तो दस्ताने पहने, मोजे पहने, क्योंकि बहुत सारे लोगों को गाजर घास से एलर्जी भी होती है। तो ये 5 चीजें हो गई। और उसके अलावा नाइट्रोजन के लिए, ठीक है, एक ये सारी चीजें तो हो ही गई। उसके अलावा यदि आपकी जमीन के अंदर पहले से आपने कुछ ऐसी चीजें ये रेगुलर दे रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपकी जमीन के अंदर स्टोर होती है। खाद आपकी जमीन के अंदर आप वर्मी कंपोस्ट खाद देते हैं, गोबर का खाद देते हैं, या फिर कोई रासायनिक खाद भी देते हैं, तो उसके अंदर से केवल 30% फसल को मिलता है, बाकी का जो खाद है वो जमीन के अंदर जाके स्टोर हो जाता है। तो वो जमीन के अंदर जो खाद स्टोर होता है उसको फिर से एक्टिव करने के लिए प्रकृति के अंदर कुछ ऐसी व्यवस्था है कि जो फिर से उस खाद को एक्टिव कर देती है। प्रकृति के अंदर उन जीवाणुओं के नाम हैं, ठीक है, आपका हो गया राइजोबियम, ठीक है, राइजोबैक्टीरिया होते हैं, एजिटोबैक्टर बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। ये सभी वैज्ञानिक नाम है कुछ जीवाणुओं के। यदि मैं आपको गाय का नाम बोलूं तो ये गाय हमारा हिंदी नाम है, इसको गाय बोला जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम कुछ और है। जैसे कि इंसान है, ठीक है, इंसान है, मनुष्य है, इसका नाम ये हिंदी नाम है, लेकिन इसका यदि वैज्ञानिक नाम से, तो मुझे बहुत दिन हो गए हैं पढ़े हुए, शायद होमोसेपियंस बोला जाता है इंसान के वैज्ञानिक नाम को। इसी प्रकार से ये इन जीवाणुओं के वैज्ञानिक नाम है, कोई केमिकल नहीं है, कोई चीज नहीं है, ये प्रकृति के अंदर पाए जाते हैं पहले से, लेकिन हमने केमिकल डाल डाल के इन जीवाणुओं को खत्म कर दिया है। तो वैज्ञानिकों ने इन जीवाणुओं को बचा के रखा है, लैब के अंदर ये लोग सेव करके रखते हैं। इन जीवाणु को वापस हम खरीदते हैं और खरीदने के बाद में वापस हमारा फसल के अंदर स्प्रे कर देते हैं। तो जमीन के अंदर जो छुपी हुई पोषक तत्व है उनको वापस खींच के ये पौधों को उपलब्ध करा देते हैं। तो एक विशेष प्रकार के, मैंने केवल नाइट्रोजन पे बात की आपसे, इसी प्रकार से जो बाकी के 3 प्राइमरी पोषक तत्व है एन, पी और के, इनके क्या क्या सोर्स हैं वो भी हम आगे आने वाले सत्र के अंदर धीरे धीरे डिटेल में चर्चा करेंगे उनके ऊपर। उसके अलावा 16 प्रकार के जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जो पौधों को आवश्यकता लगती है, वो भी मैं भी आपके साथ शेयर करूंगा, दीपक राव जी भी आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि जैविक खेती के विशेषज्ञ दीपक राव जी हैं और मैं मार्केटिंग का विशेषज्ञ हूँ। तो ये विषय दीपक राव जी का था, अब वो किसी कारणवश चले गए हैं तो मैं कंप्लीट किया। और इसके अलावा मार्केटिंग के अंदर मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ में जिस प्रकार से रघुवर सिर ने बोला था कि किसान की स्वयं की ब्रांडिंग हो जाए तो किसान स्वयं मजबूत होगा। किसी भी व्यक्ति को, कोई किसान हो या हमारे साथ जुड़ा हुआ उपभोक्ता हो, हम किसी को भी पंगु नहीं बनाना चाहते, ठीक है, उनको स्वयं को मजबूत करें, हम इस प्रकार से मजबूत कर दें कि वो स्वयं खड़ा हो जाए। हम लोगों का एक संकल्प है कि जो भी परिवार, चाहे किसान परिवार हो वो, चाहे या उपभोक्ता परिवार हो, हम प्रत्येक हमारे श्री दीप ज्योति से जुड़े हुआ जो व्यक्ति है, इस परिवार से जोड़ो, दीप ज्योति परिवार से जुड़ा हुआ जो व्यक्ति है, उस प्रत्येक व्यक्ति को हम एक प्रोपाइटर बनाना चाहते हैं, एक उद्योग बनाना चाहते हैं। जैसे कि ये किसान है, किसान की बात तो मैंने आपको बता दी कि एक किसान के यहाँ पर हम एक यूनिट लगाना चाहते हैं। एक कोई किसान जैसे गाय पालता है तो वो अपना दूध का ब्रांड बना ले, उस दूध के ब्रांड को हम पूरी तरह से सहयोग करेंगे बेचने में। एक चीज और बता दूं, अभी साथियों के बीच में एक चीज आई थी कि आप किस प्रकार से किसानों का माल खरीदते हो। हम खरीदते नहीं, हम किसानों का माल बेचने में उनकी मदद करते हैं। खरीदते हैं मतलब हम खरीदते हैं फिर बेचते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, हम मदद करते हैं, ठीक है। हमने इसीलिए अलग अलग लोकेशन के आज आप सभी के अंदर से, ठीक, के अंदर से ही वो लोग निकल के आते हैं जो किसानों का माल उधर से बुलवाते हैं और बाजार के अंदर उसकी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो हम बीच में जो हैं वो सर्विस प्रोवाइडर हैं, ना कि खरीद के बेचने वाले। खरीद के बेचने वाले लोग बिचौलिए होते हैं और हम सेवा प्रदाता हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं। बिचौलिए ये को सेवा लोग तो प्रदाता का अपन को शुल्क लेते हैं क्या किसान से? नहीं सर, हम सेवा प्रदाता का शुल्क नहीं लेते किसान से। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था चने की दाल का, चने की दाल किसान के, जैसे कि किसान ने स्वयं चने की दाल बनाई है,
अब वो चने की दाल उसने बनाई, उसने पैकेजिंग की, उसका फूड लाइसेंस चिपकाया, इतने में उसका प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है 100 रुपये बैठ गया। ठीक है, किसान आपसे सर्विस प्रोवाइडर है, उससे 100 रुपये लेके फ्री हो गया कि भैया से 100 रुपये है, ये 100 रुपये में दाल जाएगी मेरी। सर्विस प्रोवाइडर ने उस दाल को लिया, वहां से किसान के घर से लाने का जो भी भाड़ा लगा, मान लो कि 10 रुपये भाड़ा लग गया। ठीक है, फिर उसके सर्विस प्रोवाइडर के घर से या फिर उसने जो भी शॉपिंग पॉइंट बना रखा है वहां से लाकर ग्राहक के घर तक पहुंचाने का जो चार्ज है वो ऐड करेगा। ठीक है, और वो ग्राहक के घर तक पूरा माल चला जाएगा। मतलब ये है कि 100 रुपए की जो किसान के घर से जो चीज निकली थी वो 120 रुपए में उपभोक्ता के घर पे पहुंच गई। इसके अंदर नॉमिनल सा जो उसका मैनेजमेंट का जो सेवा शुल्क है उस बंदे का, वो सेवा शुल्क और ऐड होगा। ठीक है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं ऐड होगा। वहीं देखा जाए तो बाजार के अंदर जो चीजें हैं, किसान के घर से जो गेहूं निकलता है 2,000 रुपये कुंटल में, वो बाजार में 4,000 रुपये कुंटल में बिकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अपने साथ में। किसान के घर से यदि गेहूं, ठीक है, 2,500 रुपये में निकला है तो उपभोक्ता को वो 2,600, 2,700, 2,800, 2,900, वो जितना भी चार्ज लगेगा बीच में दूरी के अनुसार उतना चार्ज किया जाएगा। इसके अंदर जितने भी सेवा प्रदाता हैं, मैं आपको बता दूं कि जितने भी इसके अंदर सर्विस प्रोवाइडर हैं, उन सभी सर्विस प्रोवाइडर का कुछ ना कुछ प्रोडक्ट हम लोग बनवा के तैयार करवा रहे हैं। क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइडर जब तक, क्योंकि उसका कोई स्वयं का उत्पाद नहीं होगा तो वो फिर किसानों के प्रोडक्ट से कमाना शुरू करेगा। जैसे कि किसी का भी इसके अंदर से कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति हो सकता है, इतने लोग जुड़े हुए हैं, वो यदि सर्विस प्रोवाइडर का काम लेना चाहते हैं तो यदि उसके पास अभी कोई उत्पाद नहीं है, जैसे कि मेरे पास में 550 किसान है और लगभग 100 उत्पाद है मेरे पास में, तो ये 100 उत्पाद कोई सर्विस प्रोवाइडर है भोपाल के अंदर, तो वो भोपाल वहां से सामान बुला रहा है और अपने पहचान वाले जो उपभोक्ता है उनको वो सर्व कर रहा है, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। लेकिन जब तक उसका स्वयं का उत्पाद नहीं होगा सर्विस प्रोवाइडर का, तब तक वो उधर से कमा कर खाएगा। ठीक है, और उसको यदि कम पड़ेगा तो वो फिर उत्पाद का दाम बढ़ाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि यदि आप शहर में रहते हैं और आप सभी चीज किसान से लेकर इधर से इधर दे रहे हैं, तो आपका स्वयं का कोई प्रोडक्ट है, जैसे कि आपका ऑटोमोबाइल का शॉप है, तो आपकी जो भी कंपनियां, आप अपना स्वयं का उत्पाद बेचेंगे इतने ग्रुप के बीच में, आप किसानों के बीच में अपना उत्पाद बेचेंगे और उपभोक्ताओं के बीच में भी अपना उत्पाद बेचेंगे। मतलब एक किसान है तो उसका स्वयं का एक प्रोडक्ट होना चाहिए, एक ब्रांड होना चाहिए। यदि कोई सर्विस प्रोवाइडर है तो उसका स्वयं का भी एक ब्रांड होना चाहिए। जैसे कि गांव के अंदर है, वो आपका क्या बोलते हैं, अगरबत्ती नहीं बनती। ठीक है, तो आप शहर में रहते हैं तो आप जितने भी लोग हैं, आप किसानों से दाल लीजिए, आप अपनी अगरबत्ती बेचिए उनको, या पूरे ग्रुप में अगरबत्ती बेचिए, या आपका चाय बना, आपका दोने पत्तल का बिजनेस है, ठीक है, तो आप किसानों से मिर्च खरीदिए और आप अपना स्वयं का उनका सामान भी बेचिए और अपना स्वयं का बचा सामान भी पूरे ग्रुप के अंदर बेचिए। तो आपको दूसरे अन्य लोगों के माल के ऊपर मार्जिन निकालने की आवश्यकता नहीं रहेगी यदि आपका स्वयं का एक ब्रांड होगा। मुझे लगता है कि इससे आपका जवाब मिल गया होगा। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी सादर आमंत्रित हैं, पुनः आप सवाल करें। डॉक्टर किशोर दुबे जी तक मेरी आवाज पहुंच रही है? उनका हाँ हैंड हाँ रेज जी। नहीं, बाकी लोगों के सवाल थे इसलिए मैंने विड्रा कर लिया था। हाँ, ठीक है। मैं ये पूछ रहा था भाई साहब से कि जो मैंने शुरू में किया था कि इंडिविजुअल क्रॉप वाइज जो आपके ये है फार्मुलेशन आपने बताया बनाया है किसान के लिए, तो वो इंडिविजुअल क्रॉप वाइज जो इंफॉर्मेशन है वो यदि आप प्रोवाइड करते हैं हमारे योगाहार ग्रुप के साथ में, तो किसानों को बहुत बड़ा फायदा होगा। क्योंकि आजकल इंडिविजुअल क्रॉप वाइज इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो यही मेरा सुझाव है। धन्यवाद। बिल्कुल सर, हम रेगुलर आज पहली हमारे साथ में पहला इंटरेक्शन है अपना पतंजलि ग्रुप के साथ में। हम नियमित रूप से एक एक चीजें शेयर करते रहेंगे। ठीक है, हम इसके अंदर हमारे साथ में जो साथी लोग हैं वो अलग अलग क्रॉप के ऊपर अलग अलग एनालिसिस तैयार कर रहे हैं, रिपोर्ट भी तैयार कर रहे हैं, प्लानिंग भी तैयार कर रहे हैं। जैसे जैसे जो चीज है, ठीक है, वो होती जाएगी, एक एक चीज हम शेयर करते रहेंगे आपस में। ठीक है, और कुछ फॉर्मेलिटीज भी हैं हम लोगों के साथ में आगे बढ़ने की। वो हम कोई भी चीज देखें कि कुछ चीजें ऐसी होती है साहब, जो कि सभी चीजें हम ओपनली शेयर करने में थोड़ी सी दिक्कत है। कुछ एफपीओ के और संस्था के जो जो भी बोर्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनकी भी सभी अपने को
गाइडलाइन के साथ में काम करना होता है। तो हम लोग जुड़े रहें सभी साथ में, धीरे धीरे सारी चीजें हमारी शेयर होती जाएगी। जहां पर जिस चीज की आवश्यकता होगी सवालों के साथ में वो सारी चीजें हम लोग शेयर करने का प्रयास करेंगे पूरा। डॉक्टर साहब सर म्यूट हैं, आप अनम्यूट कीजिए, आप बोल रहे हैं। कार्यक्रम में जुड़े रहिएगा आदरणीय राजाराम जी। महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, चूंकि किसानों का ये अपन जो योगाहार कार्यक्रम चल रहा है, योग और आहार, ये आहार पर चर्चा होती है, इसमें आप जुड़े रहिएगा। आप सबका स्वागत है। आज चूंकि 8:40 हो गए हैं, मैं आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी को, धर्मेंद्र जी बुंदेला जी, आप अपनी बात रखें, इसके बाद हम फिर समापन की ओर चलते हैं। कुछ भाई साहब, हमारा बस यही निवेदन था राजा राम जी से कि अपने पास जो जो प्रोडक्ट हैं उसके बारे में जो जानकारी है वो आप रेगुलर जुड़े रहें इस आहार ग्रुप से। जब भी समय आपके पास रहता है और आपको पुनः इसमें आमंत्रित किया जाएगा, मतलब जब भी जानकारी होगी। आपने नंबर दे दिया है, आपकी जानकारी बहुत अच्छी लगी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी। जी आदरणीय धन्यवाद, और धन्यवाद आदरणीय राजा राम जी का और आदरणीय दीपक जी का। हमने आह्वान किया और आप चले आए, बड़ा अच्छा लगा। और इसी तरह से हम इस पतंजलि योगाहार कार्यक्रम में जुड़ते रहेंगे। तो अलग अलग जो देश प्रदेश देश के जो अंचल हैं वो अपनी बातें रखेंगे, क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और खासकर आज जैविक खेती और प्राकृतिक खेती की कितनी आवश्यकता है, और खासकर किसानों के जो खर्चा है उसका कम करने की बात है, और विषाक्त है उनको हटाने की बात है। तो इस दिशा में लगभग अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग लोग क्या क्या कार्य कर रहे हैं, एक साझा समझ हमारी बनती है, और योग और आहार के साथ हम आगे बढ़े, यही पुनः निवेदन है। धन्यवाद, प्रणाम, ओम। चलिए धन्यवाद आपका। आपने आदरणीय दीपक जी और आदरणीय राजाराम जी को इस कार्यक्रम में जोड़ा, आपको बहुत बहुत साधुवाद। क्योंकि और मैं चाहूंगा आदरणीय रंजना जी से कि वो आए और सबका आभार ज्ञापित कर आज की ये कार्यक्रम को यहीं विराम दें। वो कल जुड़िएगा, रोज जुड़ें और अन्य किसानों को भी जोड़ें। ये कार्यक्रम जो है हमेशा चलता रहे और महत्वपूर्ण चर्चाएं होती रहें। आदरणीय रंजना जी, अगर आवाज पहुंच रही हो। जी, सदन में सभी को ओम। बहुत सुंदर कक्षा रही आज की, और आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय दीपक राव जी और आदरणीय राजाराम जी मध्य प्रदेश से, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आज सदन में मिली। तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार भी व्यक्त करते हैं। और इसी तरह आप सभी